से मोटर को ना अभी अभी मोटर रुकी भी नहीं होती और उसको दोबारा से एनर्जाइज कर दो, तो वो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है ना, जब अब मोटर बंद हो रही होती है तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही होती है। तो एकदम जब बैक ईएमएफ के साथ आप दोबारा से ईएमएफ उसे दोगे तो फिर वो रिवर्सिंग हो जाती है उसकी वजह से। इसके बाद आ जाती है अन इसके कुछ कंडीशन, जिस तरह गर्म या ठंडा होने की वजह से भी मोटर खराब हो जाती है। अच्छा ये तो थी, ये जो ऊपर वाले है ना ये इंडक्शन मोटर के, नीचे सिंक्रोनस मोटर के लिखे हुए कुछ एक्स्ट्रा होते हैं सिंक्रोनस केस में। पहली लॉस ऑफ एक्साइटेशन, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर के अंदर डीसी एक्साइटेशन की जरूरत होती है, तो अगर डीसी एक्साइटेशन ही खत्म हो जाए तो उसकी वजह से भी लॉस हो जाता है, उसकी वजह से भी मोटर खराब हो जाती है। फिर आ जाते हैं आउट ऑफ स्टेप ऑपरेशन, इसकी मुझे नहीं समझ आई थी। और सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्राइजिंग ऑफ द फेज, इसमें ये होता है कि सिंक्रोनाइज होना चाहिए, जितने भी सिंक्रोनस मोटर है ना उसके अंदर रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड आपस में, वो जो मैग्नेटिक अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की सिंक्रोनस स्पीड होती है और मोटर रोटर की जो स्पीड होती है ना, वो दोनों सिंक्रोनस होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती सिंक्रोनस तो उसकी वजह से भी मोटर खराब हो सकती है। अच्छा आगे ये सेम फॉल्ट्स ही हैं लेकिन डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से। जिस तरह मोटर इंड्यूस्ड फॉल्ट्स कौन से हैं, इंसुलेशन फेलियर, बैरिंग फेलियर, मैकेनिकल फेलियर, सिंक्रोनस मोटर लॉस। लोड इंड्यूस कौन से, ओवर करंट, जैमिंग या हाई इनर्शिया। हाई इनर्शिया का मतलब है कि कोई हैवी चीज आगे लगा दो मोटर के आगे, कोई बड़ा लोड जैसे वो उठा ही नहीं सकता। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंड्यूस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल इंड्यूस, ये सारी चीजें मतलब पढ़ लोगे समझ आ जाएंगी। इसके बाद देते हैं ठीक है ना, ये जॉगिंग का मैंने नहीं पढ़ा था, जॉगिंग भी कोई ना कोई फॉल्ट होता होगा। और सोर्स ओवर क्वांटिटीज, मतलब ये वही सेम चीज़ है। इसके बाद मोटर का इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन। अब ना ये चीज़ जो है इसके अंदर है मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। द प्राइमरी मोटर कैरेक्टरिस्टिक वर्ब इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन आर ये। अब क्या क्या चीज़ें हम मोटर की प्रोटेक्शन में देखते हैं। पहला कि स्टार्टिंग करंट कर्व, दूसरा थर्मल कैपेबिलिटी, और तीसरा आ जाता है के कांस्टेंट। अब ना ये मुझे कोई खास समझ नहीं आई, लेकिन ना इसमें बस ये है कि ये जो नीचे लगा हुआ है ना मोटर करंट, जहाँ पे लिखा हुआ है मोटर लोड करंट, यहाँ से लेकर ये जो लॉक्ड करंट, जहाँ पे इधर इधर जहाँ पे लॉक करंट लिखा हुआ है, इसके बीच बीच में अगर करंट हो ना तो मोटर चलती रहती है। इससे करंट ज़्यादा हो जाए तो मोटर लॉक हो जाती है, और इससे कम हो जाए तो मोटर स्टार्ट नहीं होती। सही है। और इसके लिए ये ना बात दोबारा रिपीट करो। ये नीचे यहाँ पे लिखा है ना मोटर लोड करंट, और आगे लिखा हुआ है मोटर रोटर लॉक्ड करंट। इसके दरमियान हाँ वाला जो हाँ। रीजन है ना वो मोटर वर्किंग करंट है। इसके दरमियान दरमियान में करंट रखना होता है। अगर आगे चला जाए, अगर इस मोटर लोड करंट से स्मॉल हो तो स्टार्ट नहीं होती मोटर, और इससे ज़्यादा चली जाए तो मतलब लॉक्ड हो जाता है, रोटर लॉक हो जाता है, या कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है। ठीक है। अब ना ओके। ये और ये वाली सारी बातें ना ये नीचे करके भी लिखी हुई है। क्या लिखा था, एक्सेलेटिंग थर्मल लिमिट कर्व फ्रॉम लॉक्ड रोटर करंट टू मोटर ब्रेकडाउन टॉर्क करंट विच इज अबाउट 75% उसकी स्पीड। बस मुझे इसे इतनी ही समझ आएगी, टाइम ज़ाया होगा मेरा और ज़्यादा पढ़ने से। ठीक है, मतलब मुझे कोई खास समझ नहीं आएगी। अच्छा इसके अलावा ना आगे चीज़ इससे इंपॉर्टेंट है कि इसकी इस सारी चीज़ें, मतलब अब तीन तरह के फॉल्ट आ सकते हैं। या थर्मल फॉल्ट आ सकता है, थर्मल लिमिट कर्व से अगर आगे चली जाए, या ओवर करंट फॉल्ट आ सकता है कि मतलब रोटर लॉक हो जाए, इससे ज़्यादा करंट आ जाए। इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है अब हमने, वो अब अभी हम आगे पढ़ेंगे। इस पूरे के अंदर इस अगला टॉपिक है ना 11.4, इंडक्शन मोटर इक्विवेलेंट सर्किट। इसके अंदर मैंने सिर्फ ये देखा है कि ये जो नीचे पड़ा हुआ है ना, ये जो नीचे बना हुआ है ये जो इक्विवेलेंट सर्किट बना हुआ है, ये मुझे नहीं बनाना आता था, तो मैंने जैसे देखा है किस चीज़ का बना हुआ है। एक मिनट सबर, हाँ ये एक मिनट। तो इसमें बस ये वाली चीज़ देखें कि आई स्टार्टिंग इज इक्वल टू 1/x/jd, मतलब ये जो भी होता है 1/0.15 और 6.67। मैं यहाँ पे कोई बात मेन बतानी है लेकिन मैं आगे जाके आता हूँ। अभी सिर्फ ये वाली चीज़ याद रख लें, ये कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ना द लॉक रोटर स्टार्टिंग करंट, द लॉक रोटर स्टार्टिंग करंट जो होता है वो कितना होता है 1/j/x/d 0.5 पर, ये करके आंसर आ गया। सही है। यही वाला चैप्टर कहाँ तक है? 11.8। 11.12 तक है। अच्छा उसके अलावा ये देखो इसमें वो कहता है, मतलब मैंने बीच बीच में किया जो मुझे समझ आया मैं खाली वो बताऊंगा। इसके बाद वो ये कहता है कि S इज इक्वल्स टू सिंक्रोनस रोटर माइनस रोटर आरपीएम डिवाइड बाय सिंक्रोनस रोटर। मतलब ये फार्मूला है, अगर ये वन के इक्वल आ जाए ना, या वन के करीब करीब, तो इसका मतलब मोटर स्टार्ट हो गई है। ठीक है। और जीरो से ऊपर ऊपर होना तो मोटर चल रही है। तो ये 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए, सिंक्रोनस आरपीएम माइनस रोटर आरपीएम डिवाइड बाय सिंक्रोनस आरपीएम का आंसर। ठीक है। सॉल्ट का और मतलब है। स्टार्ट मतलब रुक गई है, रोटर लॉक्ड हो गया। अच्छा अच्छा। अच्छा इसके अलावा हाँ ये मुझे नहीं समझ आई थी, वैसे इन्होंने कहा है कि
ये खुद से वैल्यू एज्यूम कर लिए हैं, आप पता नहीं खुद से कर लेते हैं या कोई ना कोई प्रीवियस नॉलेज होता है इसका, कि यहाँ पे वो कहता है कि ना प्रैक्टिकल इक्वल टू ये एज कॉमनली यूज फॉर स्टार्ट मोटर इफ द मोटर इज रनिंग सो द सेगमेंट the shunt is higher relevant to the motor the equivalent at the motor input reduces the foregoing typical values because the shunt is high relative to other impedances the equivalent at the हाँ ये खुद से इन्होंने लगा दिया, मुझे नहीं समझ आई। कहता है कि यहाँ पे शंट जो है एक्स एम ये हायर है बाकी सारी इम्पिडेंस से, तो इसलिए जेड एम वन और जेड टू इसके इक्वल होगी। खैर आई एम स्किपिंग इट क्योंकि मुझे नहीं समझ है। इसके बाद आ जाता है जनरल मोटर प्रोटेक्शन। पहली आ जाती है फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन। फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन में क्या होता है कि ना ये क्या होता है इसमें, इंस्टेंटेनियस नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट। अच्छा हाँ, बस में ये मेन बात याद रखनी है कि ना फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन, मोटर की फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए ना इंस्टेंटेनियस नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेज यूज होती हैं 50 और 51, ठीक है। और इसमें कौन सी मेन बात थी, देयर इज नो इंडक्शन इंडिकेटेबल, बस ठीक है। और ये भी बात इसमें इंपॉर्टेंट थी कोई कि दिस कैन बी इक्वेटेड द एक्सिस्टेंस ऑफ द पावर ऑफ द इक्वेशन द maximum starting or log rotor current is with a very large infinite source so x1 goes into 0। ये कहता है कि अगर ना ये वाली इक्वेशन इसमें सेम टू सेम इक्वेशन पीछे पीछे भी थी लॉग रोटर वाली, ये कहता है ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन तब होती है जब सोर्स बहुत बड़ा लगा दें और जो ये इसने लाइन लिखी हुई है कि जब ना ये लाइन है कि वेयर द मैक्सिमम स्टार्टिंग और लॉग रोटर करंट इज विद वेरी लार्ज और इनफिनिट सोर्स सो एक्स वन एस अप्रोचेज टू जीरो। ठीक है, अगर ये लार्ज ना हो तो फिर ये इसके इक्वल होती है। बस आगे मैं जा रहा हूँ। अच्छा, और इसमें से मुझे क्या समझ आया, ये तो नहीं आया। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, बस एक दो सर्किट ही देख लो, मतलब हमें सब जो वो है ना 87 रिले यूज होती है। 87 क्या होती है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की रिले। और 52 जो होता है वो सर्किट ब्रेकर का नंबर होता है। और बाकी इसमें जो ओपी है ना, ओपी वाली रिले ये इंटरनल फॉल्ट्स के लिए होती है, और ये जो नीचे वाले हैं ना ये एक्सटर्नल फॉल्ट्स के लिए होती है रिलेज। और बाकी ये सेम टू सेम ये जो प्रोटेक्शन है ना ये जनरेटर्स वाली है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। मतलब वही यहाँ पे सीटीज लगे हुए हैं, सीटीज के भी दरमियान ये रिलेज लगी हुई हैं, और ये यहाँ पे सारा कुछ है। अहमद, अच्छा, और ये 87 डिफरेंशियल रिले होती है, इसमें भी कोई खास चीज़ नहीं है। यार यहाँ पे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, स्टॉल हाँ टॉर्क हाँ की बोले टर्म क्या यूज कह हो रही रही है। थी। स्टॉल टॉर्क की एक टर्म यूज हो रही थी, वो मैंने पहले पढ़ी थी एक जगह के, पता ही होगा वैसे सबको, कि पीछे से करंट आ रहा होता है और आगे से मैकेनिकल रोटेशन बंद हो जाती है। शायद मैं बाबा में पूछ लूं। हाँ हाँ मैंने यही बताया, मोटर रुक जाती है, स्टॉल मोटर रुक जाती है, इसकी वजह से जो वाइंडिंग होती है ना वो सड़ जाती है। हम्म। अच्छा, तो ये तो वही है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, सेम जिस तरह ट्रांसफार्मर की हमने किया ना उसी तरह एग्जैक्ट करनी थी। ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए 50 और 51 रिलेज यूज हो रही हैं। सिर्फ रिलेज का नाम 50 एन और 50 एन। अब 50 जो रिले होती है ना वो होती है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, है ना। हाँ यही होती है, 50 इंस्टेंटेनियस ओवर करंट होती है, और 51 जो होती है वो इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले होती है। और ये दोनों इस्तेमाल होती हैं यहाँ पे ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए। तो देखो सर्किट में फ़र्क इसके अंदर क्या है, ये मोटर लगी हुई है और मोटर के बाद हमने डायरेक्ट इसका ग्राउंड के साथ प्रोटेक्शन दे दिया है। तीनों फेजेस के साथ एक सीटी लगाए हैं, दरमियान में रिले, ये देखो तीनों चीज़ के सीटी, दरमियान में ये हमारे पास ओवर करंट रिले तीनों के साथ, और उसके बाद सीधा ग्राउंड में। तो ये प्रोटेक्शन फेज और ग्राउंड के लिए हो गई है जनरेटर की, ठीक है। ओवर करंट रिले कौन सी है? 51 जो है वो रिवर्स ओवर करंट है, रिवर्स
टाइम ओवर करंट है और 50 जो है वो खाली ओवर करंट रिले है। 50 50N 50 इंस्टेंटेनियस ओवर करंट और 51 इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। फिर ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। 50N 50N नीचे लिखी हुई है वो। 50N रुके, वो भी यही है शायद, वो न्यूट्रल के लिए साथ लिखा जाता है। एक में मुझे चेक करने दें। हाँ यही होता है न्यूट्रल वाली बात। न्यूट्रल के लिए लिखा जाता है कि अगर न्यूट्रल के साथ लगाएं तो। अच्छा खैर आगे चलते हैं। इसमें से ये वाली बातें ना इसके अंदर पढ़ने वाली है, मैंने भी पढ़ी थी लेकिन भूल गई थी, लेकिन आसान थी। ठीक है ना, कितने मतलब इसके आगे पूरा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा होगा कि कितने करंट पे सेट किया जाता है। अब इस केस में वो कह रहा है कि ग्राउंड फॉल्ट विल बी इन ऑर्डर ऑफ 1 to 10 एम्पेयर प्राइमरी। ठीक है, और प्रोटेक्शन कैन प्रोवाइड रीजनेबल सेंसिबल फॉर द सिस्टम इफ द ग्राउंड फॉल्ट करंट इज ग्रेटर देन 5 एम्पेयर। ये बातें बस मतलब इसके अंदर मेन है कि 1 से 10 एम्पेयर तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है, और 5 एम्पेयर से ज़्यादा हो तो ये अच्छी खासी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बाकी इसमें कोई नहीं है, मतलब मुझे नहीं याद और कोई बात ऊपर ऊपर से। इसके बाद आती है थर्मल एंड लॉक्ड रोटर प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन के लिए ना 50 49 और 49 से लेकर 51 तक कोई भी हम ना यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्शन इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ रिलेज टू क्लोजली मैच द थर्मल एडॉप्टर। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द मोटर थर्मल कर्व्स अप्रोचेस रिप्रेजेंटेड थर्मल डैमेज और द रिले शुड ऑपरेट जस्ट बिफोर द लिमिट्स आर रीच और एक्सटेंडेड ओवर मेनी द एप्लीकेशन। हाँ ये क्या कह रहा है कि थर्मल रिलेज टू मैच द थर्मल लिमिट कर्व एंड इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले फॉर लॉक्ड रोटर प्रोटेक्शन। ये एमसीक्यू है। ठीक है कि लॉक्ड रोटर के लिए, लॉक्ड रोटर प्रोटेक्शन के लिए कौन सी रिलेज यूज करेंगे हम? इनवर्स टाइम ओवर करंट रिलेज, जो कि हमारे पास शायद 51 है। और जो लिमिट अप्रोच मतलब जो थर्मल प्रोटेक्शन है ना, उसके लिए हम थर्मल रिले यूज करेंगे। और थर्मल रिले का नंबर है कौन सा है? 23। टेम्परेचर कंट्रोल्ड डिवाइस, नहीं नहीं कौन सा है यार, ये मैंने ना यहाँ पे अपने हिंट्स में 23 लिखा हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सही है। अच्छा इसके बाद ना मतलब ये दो हम यूज़ करते हैं थर्मल और लॉक रोटर प्रोटेक्शन के लिए। थर्मल मतलब जब वाइंडिंग सड़ने का खतरा हो, और लॉक रोटर जब लॉक रोटर हो जाए, इन दोनों प्रोटेक्शन के लिए। लॉक रोटर के लिए टाइम इनवर्स टाइम ओवर करंट, और थर्मल प्रोटेक्शन के लिए थर्मल रिलेज। अगेन ये वाला चार्ट ही आ गया सामने, ये देखो ये उसने बनाई है थर्मल रिले वाली कर्व। हाँ 49 यूज़ होती है थर्मल रिलेज के लिए, और ओवर करंट रिले जो है 51 ये यूज़ होती है लॉक रोटर के लिए। और बाकी मुझे ग्राफ कोई ख़ास समझ नहीं आया, शायद पढ़ने से समझ आ जाता लेकिन मैंने पढ़ा भी कोई नहीं है। आगे चलते हैं। लॉक रोटर प्रोटेक्शन, लॉक रोटर प्रोटेक्शन फॉर लार्ज मोटर्स। इसमें क्या था? हाँ अब ना इसमें ना लॉक रोटर प्रोटेक्शन, जो लॉक रोटर प्रोटेक्शन है ना बड़ी मोटर के लिए, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए 21 रिले यूज होती है। और 21 रिले कौन सी है? ये फिजा वाली डिस्टेंस रिले। हाँ इसके लिए डिस्टेंस रिले यूज होती है। अभी तो खाली नाम ही याद कर ले यार, बाकी सीरियसली मुझे सिर्फ नाम ही याद है, मुझे अंदर वाला कुछ नहीं पता, मैंने एमसीक्यू के हिसाब से किया है। तो लॉक रोटर प्रोटेक्शन के लिए 21 रिले यूज होती है, और साथ ना 62 है खाली टाइमर। ठीक है, तो ये 60 टाइमर ये लगा हुआ है 62, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। if the start is unsuccessful the impedance vector sorry if the start is successful the impedance vector out of 21 operating cycle before the 62 timer contact closes. If the time is unsuccessful the impedance vector stays in the cycle, and when the timer operates the trip is initiated. The timer is set as determined by permissible locked rotor time curve from full voltage to about 75% or 85%. This protection does not cover failure to accelerate। खैर नहीं मुझे समझ आई। तो इसके लिए बस वैसे वैसे 62 जो है ना वो इसके इसके केस में यूज़ होती है। जब लॉक्ड रोटर की बारी आए ना तो ये टाइमर होता है बस 62 कि फ़ौरन ना शायद डिस्कनेक्ट हो, फ़ौरन ना हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर ओपन हो,
थोड़ा सा टाइम हम रख देते हैं कि जब तक जो वोल्टेज है ना वो 75 या 80% से नीचे नहीं आता ना, डाउन होता, क्योंकि करंट मैक्सिमम हो रहा होता है ना, जब जब रोटर लॉक्ड होता है तो करंट मैक्सिमम हो रहा होता है, तो फिर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा होता है। तो वोल्टेज जब 75 से 80% तक नहीं आ जाता, तब तक वो टाइमर जो है वो देख ही रखता है कि अभी तक हमने इसे क्लोज नहीं करना, मतलब अभी तक हमने मोटर प्रोटेक्शन ऑन नहीं करनी। बस इतनी समझ आएगी। और 21 वो है। बाकी ये मॉडल है लॉक रोटर प्रोटेक्शन का, बीच में हाँ ये, हाँ हाँ सही है सही है सही है सही है सही है। ये दरमियान वाला जो है ना हमारे पास सर्किट ब्रेकर, ये तब ऑपरेट होगा जब टाइमर की लिमिट सेट की होगी। एक तो रिले की अपनी टाइमिंग होगी ना सेट, उसके बाद लॉक रोटर के लिए सेपरेटली हम टाइमर लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ना रोटर रोटर खुद ब खुद चलने लग जाता है थोड़ी देर बाद। तो 62 वाला जो है ना, ये ख्याल रखेगा कि जब वोल्टेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है तो उसका मतलब वो पक्का पक्का फंस गया रोटर। तो 75 से 80% तक जब ये नहीं हो जाता, तब तक ये वेट करता है, उसके बाद ये 52 ब्रेकर को ट्रिप करवाता है। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। हाँ सही है। सिस्टम अनबैलेंस एंड मोटर प्रोडक्शन। अब मैंने अनबैलेंस कहा था ना, कि मैंने फिर इक्वेशन स्किप किए, इक्वेशन मुझे नहीं समझ आती। तो ना अब अनबैलेंस में क्या था कि the voltage unbalance of 3.5% can produce 25% greater increase in power। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है खाली एमसीक्यू के लिए, कि अगर अनबैलेंस 3.5% से ज़्यादा हो जाए ना, तो 25% या ग्रेटर मोटर टेम्परेचर हो जाता है, और मतलब हमें थर्मल प्रोटेक्शन उस पर लगानी पड़ती है। अब अनबैलेंस कहते किससे हैं? अनबैलेंस किसे कहते हैं? नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस रिमेन एसेंशियली। हाँ, एक और बात, वैसे मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ भी पढ़ा ना वहाँ पे लिखा होता है कि नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज सिर्फ तब आता है जब कोई फॉल्ट अपीयर हो, है? पता है किसी को? सिस्टम अनबैलेंस मोटर। अच्छा, इसके बाद आते हैं सिस्टम अनबैलेंस एंड मोटर। सिस्टम अनबैलेंस में देखो अब क्या हुआ। अनबैलेंस कहते हैं कोई एक फेज, अच्छी खासा सिस्टम सारा चल रहा था, ये मोटर लगी हुई थी, और बीच में कोई एक फेज हट गया। एक फेज, ये देखो 3 फेज थे ना, एक फेज ओपन हो गया, तो अनबैलेंस आया। इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम, ये सर्किट है, ये खुद से देख लेना, और आगे सारे वो थे इसके, मतलब ये मैंने नहीं किया, ये बहुत डेंजरस लग रहे थे शक्ल से। हाँ, जब कोई लो वोल्टेज एकदम से आ जाए या फिर वो फॉल्ट सर्किट टूट जाए या ओपन फेज हो जाए, रिस्ट्रिक्टेड फॉल्ट जो होते हैं वो तो नेगेटिव। अच्छा हाँ, वही ना, तब आता है हमारे पास, ठीक हो गया। बाकी मुझे ये नहीं समझ आई। आगे चलते हैं। वैसे शक्ल देख लिए, बस शक्ल इस तरह की होती है, तो मुझे आज तक ये पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस बनाने कोई नहीं आया। अगर किसी को आते हैं तो बाद में समझा दे। अच्छा, इसके बाद 10.12 तक, 11.12 तक हमें यार ये एसएनएस यहाँ पे दोबारा क्यों आ गई है? एस एन एस। सीक्वेंसेस जो है उसी में बड़े थे यार, वो जो लैब में सर करवाते थे। मैं वो उसका कंट्रोल सिस्टम एस एन जो। एस में नहीं था ये। अच्छा, पता नहीं, खैर पढ़ा था हमने पहले कभी कभी। और मुझे नहीं समझ आई खैर इसमें कोई खास। हाँ, ये कहीं पे एक इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पे, ये इफ पॉजिटिव सीक्वेंस इज शिफ्टेड 30 इन वन डायरेक्शन, देन द नेगेटिव सीक्वेंस करंट शिफ्ट 30 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब एमसीक्यू वाइज, कि अगर पॉजिटिव सीक्वेंस जो है उसे 30 का शिफ्ट वन डायरेक्शन में लगा है, तो नेगेटिव को 30 का ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये कोई बहुत बच्चों वाली बात है तो माजरत है, क्योंकि आई डोंट नो एनीथिंग, तो मैंने इसे इंपॉर्टेंट समझा। आगे चलते हैं। अनबैलेंस एंड फेज रोटेशन प्रोटेक्शन। अच्छा, अब ना, अब आ जाता है हमारे पास अनबैलेंस और फेज रोटेशन प्रोटेक्शन। इसमें पता नहीं इन्होंने क्या किया कि लग तो ये भी ओपन फेज ही रहा है, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन किस तरह की है? करंट बैलेंस टाइप 46। हाँ, इसके लिए ना मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन थ्री फेज करंट हैंडल्स अवेलेबल। हाँ, तो अनबैलेंस और फेज रोटेशन प्रोटेक्शन के लिए 3 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। पहला मेथड ये है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन थ्री फेजेस करंट, तीनों फेज की करंट के दरमियान मैग्नीट्यूड करंट अगर डिफरेंट आ रहा हो ना, तो प्रोटेक्शन ऑन हो जाए। दूसरा ये है कि द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव करंट, क्योंकि फॉल्ट आया है तो नेगेटिव सीक्वेंस करंट होगा, उसको डिटेक्ट करने के लिए रिले रिले लगा दो
थर्ड चीज़ ये है प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज। इन तीनों में से कोई भी प्रोटेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ना हम 46 टाइप यूज़ करते हैं रिले। 46 जो है वो पावर रिले आई गेस। एक मिनट मुझे चेक करना है। नहीं, 46 है रिवर्स फेज एंड फेज बैलेंस करंट रिले। फेज बैलेंस करंट रिले है 46 जो है हमारे पास, वो है रिवर्स फेज और फेज बैलेंस करंट रिले। ये यूज़ करते हैं हम टू कंपेयर द मैग्नीट्यूड, और उसके बाद ये उसकी बेस पे प्रोटेक्शन को इनेबल कर देता है। टिपिकल मिनिमम सेंसिटिविटी ऑफ दीज रिलेज 1 एम्पेयर और पर यूनिट में 1.5। अनदर 46 रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव, हाँ ये वही चीज़ है। हाँ, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज है 47 भी यूज़ होती है अनबैलेंस के लिए। और 47 क्या है हमारे पास, फेज सीक्वेंस और फेज बैलेंस वोल्टेज रिले। ये जो है ऊपर 46 जो है वो करंट रिले है बैलेंस वाली, और ये जो नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज टाइप वाली है वो 47 है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये है ना तीन थे ना, एक करंट से आप डिटेक्ट कर सकते थे, और एक वोल्टेज डिटेक्ट कर सकते थे, और एक फेज बैलेंस से डिटेक्ट कर सकते थे। तो ये तीन रिलेज हमारे पास यूज़ होती हैं। थर्ड पावर है शायद, वो आगे कहीं बताएगा, पता नहीं। ठीक है, बस यहाँ तक था 12 चैप्टर। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पे। ये किसी के पास किसी ने अगर ये रिलेज लिखी हुई है ना इनके नंबर्स के साथ, तो वो तो शेयर कर हाँ, दे। मैं तुम्हें सेंड कर मतलब दूंगा, मैं तुम्हें हम सेंड कर दूंगा। हाँ सही है, वो ग्रुप में पड़ी हुई है, आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड। अच्छा, मैं सेंड कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास लाइन प्रोटेक्शन। लाइन प्रोटेक्शन में भी मैं कोई बहुत ही मतलब बहुत ही कम पढ़ा है मैंने, लेकिन जितना पढ़ा है। अच्छा, इसके अंदर क्या था कि हाँ, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 34.5 किलो वोल्ट और लोअर होती है। सब ट्रांसमिशन 34.5 से 138 किलो वोल्ट। ट्रांसमिशन 11.5 किलो वोल्ट से हायर। लेकिन वो खुद ही इसमें बता रहा है कि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब आगे पीछे इससे हो सकती है बात, लेकिन आई ट्रिपल ई वाले खुद भी मुत्तफिक नहीं है, मतलब वो कहना चाह रहा है। अच्छा, इसके बाद ना वो कहता है लास्ट विद द लास्ट क्ला हाँ, उसके बाद ट्रांसमिशन के आगे तीन है, एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। अगर इसमें बंदा पूछे कि 115 से 230 तक हाई वोल्टेज है और 345 से 765 तक एक्स्ट्रा हाई है, तो 230 से 345 तक क्या होगी? अल्ट्रा हाई जो है उसके बाद 1000 किलो वोल्ट से हाई वाले को हम बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये टेबल है, इस टेबल में कोई खास समझ नहीं आई, चलो ये इसी के हिसाब से। एक मिनट, ये क्या है? ये जो लिखा हुआ है ना 230 से आगे, यहाँ से एक्स्ट्रा हाई होती है आई थिंक। ये शायद सर सलमान अमीन ने बताया था एक दफ़ा। हाँ वही ना, ये 7। 345 से नहीं है, ये 230 से ही आगे है आई थिंक। हाँ सही है, वही 230 से आगे, वही मैं कहूँ बीच वाला फिर क्या अपने घर लेके। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास, ये हाँ ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। थ्री फेज लाइन इम्पिडेंस एंगल वेरी विद द टाइप साइज एंड कंडक्टर। 7.2 केवी से 23 केवी तक इम्पिडेंस एंगल होता है 23 से लेकर 45। 23 से 69 तक अगर वोल्टेज हो तो इम्पिडेंस एंगल 45। 69 से 230 तक 60 से 80, और 230 एंड अबव एंगल 75 से 85 तक होता है। ये भी खारी एमसीक्यू के पर्पज़ के लिए, बस मैंने ऐसे ही जनरली देखा था। और यहाँ पे एक बहुत ही फजूल डेफिनेशन थी स्टेशन की, जो कि बिल्कुल ही फजूल थी पूरी बुक के मुताबिक, मैम की शक्ल के मुताबिक। द टर्मिनल ऑफ लाइंस एंड फीडर्स एंड लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है? इधर बार बार लिखा हुआ आ रहा है योर कनेक्शन इज पुअर। अच्छा, आ रही हो? the terminals of line and feeders and location of equipment such as transformer, generators and circuit breakers are known as stations। ठीक है, प्लांट्स या सब स्टेशन जहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हों। अब इसके बाद वो कह रहा है कि सब स्टेशन इज स्मॉलर एंड लेस इंपॉर्टेंट देन अ स्टेशन इन वन स्टेशन रिलेटिव टू अनदर। अ स्टेशन वन माइट बी डेजिग्नेटेड एज सब। हाँ, अगर एक अपने आप को जो स्टेशन समझ रहा है ना, जो अपने आप को स्टेशन समझ रहा है, हो सकता है उससे बड़ा जो स्टेशन हो, तो उससे बड़े स्टेशन के लिए वो जो अपने आप को बड़ा समझ रहा है ना, वो भी सब स्टेशन हो। तो स्टेशन का वर्ड रिलेटिव है। अगली बात आ जाती है हमारे पास टाइम लाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्शन।
इसमें रेडियल या अच्छा रेडियल वो होते हैं जिसमें एक तरफ से सोर्स हो पॉजिटिव सीक्वेंस वाला, सिर्फ एक सोर्स हो और सारे लोड्स रेडियली कनेक्टेड हो। मतलब एक लाइन में नहीं बोलते रेडियल में, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, लेकिन एक सोर्स होता है। अच्छा, और जो आगे है हमारे पास रेडियल में बस इतना ही है, आगे कोई खास इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है जो ऐसे समझ आने के काबिल हो। दूसरा आ जाता है लूप। लूप में मोर देन वन पॉजिटिव सीक्वेंस सोर्सेज या सिर्फ सोर्सेज हम कह सकते हैं, मोर देन वन होते हैं और ये लूप में होता है, मतलब ये हम पीएसए में भी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं। उसके बाद कहते हैं लाइन लेंथ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि रेडियल रखना है या लूप में रखना है। अगर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम ये चेंज कर सकते हैं। सर्ज क्या है? SIR सर 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 हायर सर्ज implies shorter line and shorter surge like a sim rip। अच्छा खैर आगे क्या है? ये मुझे नहीं पता, ये सर क्या है, सर का कोई मतलब देख ले, सर का पता नहीं, वो ही ना पूछ ले। अच्छा यार सोर्स इम्पिडेंस नहीं, पता नहीं, सोर्स इम्पिडेंस टू लाइन इम्पिडेंस इसको सर बोलते होंगे। हाँ सोर्स इम्पिडेंस अ नहीं मेजर ऑफ। ये नहीं है, कुछ और ही है। चलो देख लेना, इसका कोई जुनैर मतलब है काशिफ ये। से बात हुई है मेरी अभी, वो बाहर आया हुआ है इसलिए फोन का। हाँ सही है, वैसे भी उसका पढ़ाई में कम ही दिल लगता है, उसने कोई ना कोई नेट से एज इट इज़ MCQs निकाल लेने का और वो हमें सेंड कर रहा होगा इंशाल्लाह। डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस कितना टाइम हो गया? अच्छा अभी तो लो टेंशन नेटवर्क्स LTN होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 13.2 kb से 34.5 kb तक जाती हैं और 10 से 12 माइल्स तक इन लेंथ सोर्स होती हैं और इम्पीडेंस ओवरहेड होती हैं। अच्छा सोर्स इम्पिडेंस रेशियो SIR सोर्स इम्पिडेंस रेशियो। अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूशन, अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए वो आगे बता रहा है प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। तो 3 पॉइंट्स हैं। परमानेंट फॉल्ट शुड आउटेज एज fewer customer as few customers as practical। the main line should not be permanently outage for fault on taps। पक्की पक्की बंद नहीं कर देनी क्योंकि ज़्यादा कस्टमर्स हमारे वो ना हो मुतासिर। सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी established for setting और ऑपरेटिंग रेटिंग, और ये पढ़ लो, मतलब देख लो एक दफ़ा ऐसे ही अगर देखना है तो। automatic restoration of circuit following a trip due to the fault should occur to maximum extent possible। The practice acts to facilitate prompt restoration of source following temporary experience has shown that up to 80% faults on over a distribution line are temporary in nature। ये MCQ है आखिरी वाली लाइन में, फिर 80 से 90% फॉल्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। परमानेंट फॉल्ट सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड, बस ठीक है मैं आगे जा रहा हूँ। टू मीट द above created ट्रिपल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स आर सेक्शनलाइज्ड। हाँ इसको ख़त्म करने के लिए ना सेक्शंस बना देते हैं और बीच में सर्किट ब्रेकर्स लगा देते हैं हम, ताकि ना मतलब पूरी लाइन के दरमियान में अगर आप सर्किट ब्रेकर लगा रहे हो तो इसका मतलब आपने सेक्शन तो बना दिया है। इससे ये होता है कि एटलीस्ट पूरी लाइन नहीं होती मुतासर, तो खाली वो जो पार्ट होता है ना उस सेक्शन के हम सर्किट ब्रेकर्स ऑफ कर देते हैं ताकि खाली वो टैप्स ऑफ द मेन लाइन आर प्रोटेक्टेड विद फ्यूजेड ऑटोमेटिक रिक्लोजर एंड सेक्शनलाइजर। सेक्शनलाइजर तो वो हो जाएगी, सर्किट ब्रेकर तो दो सेक्शन को। ऑटोमेटिक रिक्लोजर ये होते हैं कि फॉल्ट ऑटोमेटिकली मतलब फॉल्ट सेंसर्स होते हैं, जैसे ही उन्हें पता चल जाता है ना फॉल्ट खत्म हो गया तो वो खुद ब खुद सर्किट क्लोज करवा देते हैं, उन्हें बोलते हैं फॉल्ट रिक्लोजर ऑटोमेटिक रिक्लोजर। बाकी सर्किट का ट्रांसमिशन है सब ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा अब प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अब ये क्यों ज़रूरी है इसमें प्रोटेक्शन लाना, तो fault should be cleared as fast as possible in order to enhance the transient। हाँ अगर इधर आ जाए ना फॉल्ट, क्योंकि ये हाई वोल्टेज होते हैं तो ट्रांजिएंट इंस्टेबिलिटी हो जाती है, मतलब ट्रांजिएंट, तो इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो फॉल्ट खत्म करना इतना बुरा कौन बोल रहा है? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? अच्छा भाई आवाज कट गई थी पीछे, दोबारा बोलो ये फॉल्ट शुड बी क्लियर्ड वाला। अच्छा हाँ मैं बोलता हूँ दोबारा।
मैं तो पिछले पे पीछे पे दोबारा जाऊं? पॉइंट पे इसी पे अच्छा सही है। इसमें ये कहता है कि ना फॉल्ट शुड बी क्लियर्ड एज फास्ट एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू एनहांस द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। जितना बड़ा वोल्टेज होगा, क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कितने सबस्टेशन होते हैं, कहीं ना कहीं वो वाला प्रॉब्लम आके रुक जाता है। लेकिन जो ट्रांसमिशन वाला होता है ना प्रॉब्लम, जो ट्रांसमिशन पे फॉल्ट होता है वो सीधा जनरेटर तक जाता है। तो फिर जनरेटर में जाता है तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आती है, तो इसलिए ये इसको ख़त्म करना जरूरी है। During a system fault condition, only those breaker required to isolate the fault should trip in order to main। अच्छा, इसके बाद तो कहता है किसी ऐसी जगह पे हमने सर्किट ब्रेकर लगाना है कि मतलब पूरा का पूरा एरिया ना मुतासिर हो, क्योंकि ट्रांसमिशन से पूरा का पूरा एक रीजन मुतासिर हो रहा होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन शुड बी री एनर्जाइज ऑटोमेटिकली, और इसको मतलब इस तरह की प्रोटेक्शन हो कि ऑटोमेटिकली री एनर्जाइज हो जाए ताकि सर्विस मुतासिर ना हो। प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा उर्दू बोल रहे हैं। Protection should not restrict the line from being loaded its maximum short-term emergency load rating to which it is क्या? Protection should not restrict the line from being loaded to its maximum short-term to which it is operated. Protection should not restrict the line from being loaded। पता नहीं, शायद इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म इमरजेंसी लोडिंग पे वो ऑपरेट ना हो जाए, क्योंकि इमरजेंसी लोडिंग में करंट ज़्यादा हो जाता है, उस पर ऑपरेट ना हो। बाकी ये पढ़ लें जिसे मेरे से ज़्यादा समझ आई है। अच्छा, it is desirable for all transmission line faults to be detected by instantaneous relays in order to meet objective already mentioned. It is acceptable however for high relays। ठीक है, इसके लिए भी इंस्टेंटेनियस करंट रिले, मतलब इंस्टेंटेनियस रिलेज करंट रिलेज हर जगह पे ही लगेंगी, और वोल्टेज रिलेज जहाँ जहाँ पे कोई फॉल्ट आएगा। क्योंकि जब फॉल्ट आता है तो वोल्टेज कम हो जाता है और करंट ज़्यादा हो जाता है, तो दोनों केसेस में हमें इंस्टेंटेनियसली करंट रिले या इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज रिले की जरूरत है। Techniques and equivalent for line protection। The relay क्या कह रही है, कोई कह रहा है कुछ? अच्छा, relay protection techniques available for all line protection include the following: non-directional instantaneously overcurrent, non-directional inverse time overcurrent, non-directional, ये सारी रिलेज याद रखनी है जो हर प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होती है। लाइन प्रोटेक्शन के लिए डिस्टेंस के लिए 21 होता है, करंट बैलेंस का मुझे नहीं पता। नॉन डायरेक्शनल इंस्टेंटेनियस रिले का होता है नंबर, एक मिनट मुझे देखने दो। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट का मतलब वो है 50, और नॉन डायरेक्शनल इंस्टेंटेनियस का कौन सा? नॉन डायरेक्शनल इंस्टेंटेनियस करंट का पता नहीं है, अगर किसी को पता है तो बता दे। डिस्टेंस तो 21 होती है। पायलट प्रोटेक्शन क्या होती है? खैर ये सारी चीज़ें, इसका ना नाम लिख के भेज दो किसी के पास अगर है तो, पता नहीं, आगे चलते हैं। पायलट पायलट वायर होगा। ऑटोमेटिक सर्किट रिक्लोज पायलट और पायलट वायर्स भी होती है ना, जो जंपर नहीं होती उसे पायलट वायर बोलते हैं, तो कुछ वैसी कम्युनिकेशन। हाँ, इस तरह का भी कुछ हो सकता है। अच्छा, ऑटोमेटिक सर्किट रिक्लोजर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था मुझे जितना पता है। रिक्लोजर जो होते हैं वो फॉल्ट के बाद ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि फॉल्ट जो है वो खत्म हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली रिक्लोज हो जाते हैं। थ्री फेज, अब इसके अंदर टाइप्स हैं। पहली है थ्री फेज रिक्लोजर, मे हैव बोथ फेज एंड ग्राउंड यूनिट्स। Single recloser cannot have ground sensors, but rather they rely on the phase unit for line to neutral or line to ground fault involving phase connected. Single phase recloser for single phase taps can be used in three phase feeders. The advantage is that the service can be maintained on unfaulted phaser. However, खैर ये पढ़ लेना, मतलब ये पढ़ने वाली बात है, खैर इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही है। सेक्शनलाइज sectionalization, a circuit isolating mechanism that is not rated to interrupt fault currents is called sectionalizer। और ये मैनुअली भी कंट्रोल्ड हम कर सकते हैं। जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ना वो इंटरप्ट फॉल्ट करंट पे बेस कर रहे होते हैं,
और जो सेक्शनलाइजर होते हैं ये मैनुअली भी आप रीसेट कर सकते हो और मैनुअली भी ऑन ऑफ करवा सकते हो। होते हैं सर्किट ब्रेकर्स ही हैं, सॉरी आइसोलेटर्स ही हैं, आइसोलेटर्स की तरह होते हैं। Sectionalizers are applied in conjunction with backup relay closures or breakers and count the operation of backup device during count। ये पढ़ ले एक दफा। Sectionalizers are applied in conjunction with backup reclosers, मतलब इसको हम backup reclosers और breakers के साथ लगाते हैं। Sectionalizer only fault counts are registered by the section, जितने भी faults आएंगे ना वो इसे count करता जाएगा। Had been detected prior to the operation, again a given number of counts as selected as a part of the setting. This is open to isolate the faulted section. The line with backup device is the back object is for successful remain closed on temporary fault. The backup device will trip and reclose to restore the line for permanent fault. Other more trips have been occurred after the backup device reclosed and it subsequently opened. हाँ, कोई परमानेंट फॉल्ट आ जाए ना, नॉर्मल फॉल्ट के लिए तो ये ओपन नहीं होता, लेकिन कोई परमानेंट फॉल्ट हो जाए तो उसके केस में हम सेक्शनलाइजर को ओपन करते हैं। ये बात भी होगी, ठीक है। आगे चल रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग टाइम इंटरवल, यार ये मुझे पढ़ के कोई खास समझ नहीं आई थी, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। A coordinating time interval is a time interval between operation of protection devices at near station and protection devices at the remote station। यार मतलब मुनीरा ने कुछ भी नहीं बताया, कि मुनीरा ने सारा कुछ बताया और हम सो रहे होते थे। Thus, for these remote fault, the near station devices operating time must not less than some of breaker fault interruption fault clearing time। ये कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल शायद वो टाइम इंटरवल है। हाँ क्या बोल रहे हो? यार इसका माइक ऑन हो रहा है बार बार, बोल कुछ नहीं रहा। अच्छा सही। Coordinating time interval is a time interval between operation of protection devices at near station and protection devices at remote station। जो दूर के स्टेशन हैं और जो करीब के दरमियान स्टेशन है ना, उनके दरमियान जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस का टाइम डिले है उसको कोऑर्डिनेटिंग टाइम इंटरवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब फॉल्ट यहाँ पे आया है तो सबसे पहले इसके करीब करीब वाला जो सब स्टेशन है ना उसके सर्किट ब्रेकर्स उड़ेंगे, और उसके बाद अगर वो ना उड़ सके तो उसके पीछे वाला जो रिमोट स्टेशन है उसके उड़ेंगे। तो ये जो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन हुई होती है ना टाइम की, कि कौन सा कब स्विच होगा, उसे कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरप्शन बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। और ब्रेकर फॉल्ट इंटरप्शन और फॉल्ट क्लियरिंग टाइम टिपिकली, ये ऐसे ही याद रख लो खाली उसके लिए, कि the CTI consists of breaker fault interruption और fault clearing time typically 2 state cycle होता है। breaker time interruption और fault clearing time ये 22 से 28% होता है, 2 state cycle। relay over travel time, the energy stored in electromechanical induction disk or solenoid will continue operation after initially energized typically। this मुझे नहीं समझ आई थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये पढ़ लेते हैं। A protection zone fault data requirements and time important comments for setting relay at G for खैर ये मुझे नहीं समझ आई यार, मैं बेइज्जती कराने वाले बात। कोऑर्डिनेशन ये भी नहीं आई समझ, बस मुझे इतना ही आता है। एक मिनट, हाँ ये कोऑर्डिनेशन फंडामेंटल जनरल सेटिंग, मतलब ये पढ़ने वाला है। फेस टाइम ओवर करंट रिले सेटिंग फॉर द रेयरली अ थर्मल लिमिट देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मर, ये भी मैंने पढ़ा नहीं है, बस शायद मैंने यहाँ तक ही पढ़ा था। ग्राउंड टाइम ओवर करंट आगे हर की सेटिंग है शायद, और 10.6 तक है ना शायद, 12.6 तक। 9.8 तक है, और वो 10 किधर तक है फिजा? 10 पॉइंट पूरा है वो? 10.11
वही 10 में दोबारा रिवाइज करवा दूं? हाँ करवा दो, अगर हाँ ये मतलब, इतना ही आता है। हाँ मुझे इतना ही आता है, मतलब आगे पढ़ने वाली चीज़ें हैं खाली रट्टे वाली, तो मैं रट्टे वाली चीज़ें मैं टाइम नहीं दिया, मतलब आगे बड़ा टाइम दिया ना नॉर्मल को, जो मैं रट्टे वाली को नहीं दिया, लेकिन खैर इसके बाद ना 10 देख लेते हैं, मतलब मैं खुद भी पहली दफ़ा ही देखूंगा वो शायद। उस दिन तुमने ही कराया था। हाँ हाँ, अच्छा देखो, मोहम्मद अहमद जमील। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पढ़ाना। हाँ ठीक है, हाँ मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाऊंगा, बिल्कुल इसी तरह। पहली चीज़ है हमारे पास ना, देखो कि ना बस अरेंजमेंट जो है वो इस 8 तरह की होती हैं। पहले आ जाता है सिंगल बस, सिंगल ब्रेकर बस, याद रख लेते हैं। फिर डबल बस विद अ बस टाई कहते हैं दरमियान में जब बस कपलर लगा हुआ हो। मेन एंड ट्रांसफर बस, सिंगल ब्रेकर। अच्छा, डबल बस, सिंगल ब्रेकर, डबल बस, डबल ब्रेकर, रिंग बस, ब्रेकर एंड हाफ बस, बस एंड ट्रांसफॉर्मर, सिंगल ब्रेकर। अच्छा, अब ना इसमें क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है। पहले आ जाता है हमारे पास, कहाँ पे, यार इसको पक्का पक्का म्यूट करता हूँ मैं, शायद इसका ना, मोटरसाइकिल ये पे रिकॉर्ड खुद कौन ही कर रहा है? हाँ, पिज्जा है। अच्छा, अदर अरेंजमेंट एग्जिस्ट, लॉस कॉमन कॉज ऑफ बस फॉल्ट आर। अच्छा, बस फॉल्ट आ किस किस वजह से हो सकते हैं? पहली बात, इक्विपमेंट फेलुअर, अगर कोई चमगादड़ चिपक गई है। ब्रोकन, वैसे हमारी तो चिपकी भी रहती थी तो चलता रहता सारा कुछ। ब्रोकन इंसुलेटर्स, विंड ड्रिवन ऑब्जेक्ट्स, या कंटामिनेशन। कंटामिनेशन शायद जंग वंग लग जाए, इन सब की वजह से फॉल्ट आ सकता है। Differential protection provides sensitive and fast phase and ground protection is generally recommended for all buses. अच्छा, हर बसेस के लिए डिफरेंशियल मोशन रिकमेंडेड है, ये इसका फायदा है। डैश लाइन बॉक्स और बॉक्स आउटलाइन द बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जोन। द प्राइमरी प्रोटेक्शन जोन, ये कौन है? मुझे पढ़ रही है। एक मिनट, अहमद या काशिफ नाम है व्हाट्सएप पे, नहीं। हेलो, मैं इधर हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। हाँ सही है, वो तुम्हारा माइक इधर उधर निकल जाता है। मेरा माइक कहीं नहीं निकल रहा। अच्छा सही है, पकड़ के रखो। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये जो डॉटेड लाइन होती है ये शो कर रही होती है कि इस एरिया के अंदर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। और द सेकंड डिफरेंशियल स्कीम इज सम टाइम यूज फॉर वेरी इंपॉर्टेंट बसेस एंड मे बी डिटेक्टेड बाय redundancy रिक्वायरमेंट्स बसेस फॉर बल्क पावर बसेस। नॉर्मली एक ही होती है, लेकिन कभी कभी सेकंड डिफरेंशियल स्कीम भी हो जाती है, मे बी डिटेक्टेड बाय redundancy रिक्वायरमेंट। redundancy पता नहीं क्या होता है। अच्छा, एन सी होता है नॉर्मली क्लोज्ड, और एन ओ होता है नॉर्मली ओपन, ठीक है। और 52 जो है यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है। अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली हमारे पास है सिंगल ब्रेकर और सिंगल बस। पहले ना यहाँ से एमसीक्यू वाइज देख लेते हैं इसे। ये मोस्ट बेसिक है, सिंपल है, और इकोनॉमिकल बस डिज़ाइन है एंड इज़ वाइडली यूज, ठीक है। और ये लोअर ट्रांसमिशन वोल्टेजेस के लिए होता है। हाँ अहमद, यार तुम्हारी दाढ़ी लंबी हो गई है शायद, ये दाढ़ी से टच हो रहा है बार बार। अल्लाह के डुप्लीकेट बंदे, डिवाइस मेरे बनाने का। म्यूट है ये, और मैं हेडफोन लगा के बैठा हूँ, मेरी कहाँ से आवाज आएगी? अच्छा सही है, ठीक है। For type of differential easy to supply as long as suitable cities are available। अच्छा, खाली इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है सिंगल की, ये बेसिक है, सिंपल है और इकोनॉमिकल है, और ये लो वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। और ये इसे सिंगल बस और सिंगल ब्रेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखो सिंगल बस है और हर फीडर के साथ सिंगल ब्रेकर लगा हुआ है, और हुआ है 52। अब इस केस में टोटल 4 फीडर्स हैं, 1 2 3 4, चारों
और चारों के साथ एक एक ब्रेकर लगा हुआ है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सिंगल ब्रेकर सिंगल बस। आगे चलते हैं। अच्छा, और इसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है कि दिस बस अरेंज प्रोवाइड्स नो ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी और ऑल बस फॉल्ट्स ओपनिंग ऑल सर्किट कनेक्ट। हाँ, ऑल बस फॉल्ट्स रिक्वायर ओपनिंग। हाँ, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो चारों के चारों ख़त्म हो जाएंगे। ब्रेकर प्रॉब्लम्स और मेंटेनेंस रिक्वायर दैट सर्कल बी रिमूव फ्रॉम द सर्विस। हाँ ठीक है, जिधर फॉल्ट आएगा वो चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। एंड वन सेट ऑफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर कैन सप्लाई वोल्टेज फॉर द प्रोटेक्शन। हाँ, और ये वोल्टेज क्यों लगा होता है? ये ये जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है ना, ये वाला, ये एक तो इसका काम होता है कि वोल्टेज को मेजर करना, और दूसरा काम ये होता है कि इससे सारा जा रहा होता है सर्किट ब्रेकर्स को वोल्टेज, मतलब इसकी वोल्टेज की बेस पे सर्किट ब्रेकर की सेटिंग हुई हुई होती है। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं। सिंगल बस कनेक्टेड विद बस टाई, सेकंड चीज़ है हमारे पास ये। इसे हम क्यों कहते हैं? अच्छा, पहले इसके बारे में एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। वाह यार, ये ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो गया सारा कुछ। This is extension of single breaker and it is used where a large number of circuit exists। अच्छा, ये large number of circuit के लिए होता है। Lower voltage such as distribution and industrial substation के लिए इस्तेमाल करते हैं। Provide flexibility। अच्छा, इसके अंदर flexibility है क्योंकि ये दो सेपरेट बस पावर सप्लाई से हो रहा होता है। अब देखो, पहले सर्किट एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ये देखो, इस केस के अंदर ना दो बसेज है ना, एक ये मेन बस है और एक ऊपर ट्रांसफर बस है। तो ये क्यों लिखा हुआ है इन्होंने? It provides flexibility when the substation is fed from ये आवाज आ रही है? two। हाँ, आवाज़ आ रही है। तुम नहीं कह रही थी? क्या? तो मैं नहीं कह रही थी, तैयबा को पूछ रही थी। अच्छा, it provides flexibility when the substation is fed from two separate power supplies. One supply that is connected to each bus permits operation with the bus tie 52T either open or closed. If one supply is lost, all circuit can be fed by the other। ठीक है ना? अच्छा, अब ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। पिछले में तो एक ही बस थी, अगर एक बस फारिग हुई तो इसका मतलब सारे कनेक्शन फारिग हो गए। इस केस के अंदर देखो, दो हैं हमारे पास सप्लाई। अगर इन केस हमारे पास ये वाली बस जो है, मेन बस के ऊपर कोई ना कोई मसला आता भी है, तो हम फ़ौरन 52 वाला जो नॉर्मली ओपन होता है, इसे नॉर्मली क्लोज करके अब अपना सारा जो डाटा ना वहीं ऊपर शिफ्ट कर देंगे। डाटा कह रहा हूँ, ये करंट, और फिर हम यहाँ से फैड करवा सकते हैं। तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अच्छा, और इसकी कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ड्यू टू केस के अंदर हम दोनों तरफ से सप्लाई दे सकते हैं। और इस केस में एक दफ़ा अच्छी तरीके से शक्ल देख लेते हैं। एक ऊपर ट्रांसफ़र बस है और नीचे मेन बस है, नीचे ये लगा हुआ है, और नॉर्मली ओपन से ऊपर जा रहा है, नॉर्मली ओपन से ऊपर जा रहा है, और बीच में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का एक जोन है। और मोहम्मद अहमद को मैं बता रहा हूँ कि ये वाला जो होता है ना, ये वाला, ये जो तीन वाला निशान है, ये सीटी है। दोबारा अगर पता ही होगा, नहीं पता तो पता नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। मेन एंड ट्रांसफर बसेस विद सिंगल ब्रेकर। आगे आ जाता है मेन एंड ट्रांसफर बसेस विद सिंगल। ओए शिट, बंदा मुझे छितर मारे। ब्रेकर। मेरे को, मैं सारा गलत बता गया हूँ और देखता रह गया सारे। ये देखो, सिंगल बस कनेक्टेड विद बस टाई लिखा हुआ था ना इसके ऊपर। बस टाई का मतलब होता है बस कपलर, और ये बना हुआ है मौत मारा सर्किट, और मैं अगले वाले सर्किट पे जाके समझाना शुरू हो गया। RIP। तो देखो, इसके अंदर भी ये सीन वही है कि दो सेपरेट प्रोटेक्शन है और दोनों तरफ से सेपरेट सप्लाई आ सकती है ना, तो इसलिए ये हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, बीच में बस टाई है जो 52T है ना, इसे कहते हैं बस कपलर। आगे चलते हैं। मेन एंड ट्रांसफर बसेस विद सिंगल ब्रेकर। इंक्रीज ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय एडिशन ऑफ ट्रांसफर बस। नॉर्मल ऑपरेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ। हाँ, अभी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है क्योंकि हमारे पास एक ट्रांसफर बस आ गई है। ऑल सर्किट सप्लाई विद ऑल सर्किट सप्लाइड फ्रॉम द मेन बस। द बस फॉल्ट रिक्वायर ट्रिपिंग ऑल द ब्रेकर्स देयर बाय इंटरप्टिंग ऑल जब किसी नॉर्मली ट्रांसफर बस इज नॉट एनर्जाइज। खाली ट्रांसफर बस तब एनर्जाइज करते हैं जब कोई फॉल्ट आए, तो ये MCQ भी हो सकता है। और 52 ब्रेकर ऑन करते हैं नॉर्मली, ये ओपन होता है, इसे क्लोज करते हैं ताकि ट्रांसफर बस पे चली जाए बात। द डिसएडवांटेज फ्रॉम दिस
In general, it is not desirable to switch or modify protection system because the protection for error can result in no protection or miss. अच्छा हाँ देखो, अब इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि लेट से किसी एक जगह पे फॉल्ट आता है इस वाले ब्रेकर के ऊपर। नॉर्मली ना ऐसे जा रही थी, रुको, नॉर्मली जा रही थी इस तरह करके बिजली, यहाँ से देखो नॉर्मली क्लोज है ना, ऐसे जाती थी, ऐसे जाती थी, यहाँ से ऐसे जाती थी और यहाँ से ऊपर चली जाती थी। लेकिन अब ये इस वाली बस के ऊपर फॉल्ट आया तो ये वाला सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर गया। अब ना ये वाला सर्किट जो ब्रेकर जब ट्रिप कर जाएगा ना, तो उसके वक्त में 52T क्लोज करूँगा, ताकि क्योंकि अब यहाँ से तो डायरेक्ट तो जा नहीं सकती बिजली, तो मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा ताकि ये वाला यहाँ से ट्रांसफ़र बस तक बिजली चली जाए, और ट्रांसफ़र बस के बाद मैं नॉर्मली ओपन को नॉर्मली क्लोज कर दूंगा ताकि यहाँ से बिजली चली जाए। लेकिन ना इसका नुकसान ये होगा कि अब बिजली जा रही है ना, उसके पास प्रोटेक्शन ही कोई नहीं है। मतलब अगर अब फॉल्ट आता है ना तो फिर धमाका ही होगा, पीछे सारे सर्किट ब्रेकर सड़ेंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा। समझ आई? ठीक है। अच्छा, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और ये किसका डिसएडवांटेज है? मेन एंड ट्रांसफर बस विद सिंगल ब्रेकर का। इसके बाद आ जाते हैं अगेन वही 10.5 हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं 10 पॉइंट, ये क्या क्या है? अच्छा हाँ, इसके बाद आते हैं सिंगल ब्रेकर एंड डबल बस। ठीक है, सिंगल ब्रेकर एंड डबल बस, सिंगल ब्रेकर एंड डबल बस। पहले इसकी शक्ल देख लेते हैं। 10.4 ये देखो, देखें बेटा, आप अपना माइक ठीक कर लें, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। अच्छा, इसके बाद ना ये इसके अंदर 2 प्रोटेक्शन जोन है। अच्छा हाँ यार, ये भी तो हमने नोट करना है कि किसके अंदर ज़्यादा प्रोटेक्शन जोन है, किसके अंदर कम है। अब ना इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि अम्मी पानी, अच्छा इसके अंदर ना एक ब्रेकर है, सबके साथ एक एक ब्रेकर लगा हुआ है और बीच में डबल बस है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सिंगल ब्रेकर और डबल बस। ठीक है, सबके साथ एक एक ब्रेकर है। इसके साथ भी ये वाला ब्रेकर है, इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ ये वाला ब्रेकर है, इस लाइन के साथ ये वाला ब्रेकर है, इस लाइन के साथ ये वाला ब्रेकर है, और साथ डबल बस है और 2 प्रोटेक्शन जोन है। अच्छा, अब इसके बारे में ना हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि फिर आप ये ना कहें कि मैंने पढ़ाया नहीं और पेपर में दे दिया। सिंगल ब्रेकर डबल बस, द अरेंजमेंट प्रोवाइड्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सिस्टम ऑपरेशंस। पहली बात यह है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल तो हर वो होगा क्योंकि जब आपके पास पावर सप्लाई दो जगह से जा रही हो। एनी लाइन कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम ईदर ऑफ द बसेस, द बसेस कैन बी ऑपरेटेड टुगेदर। दोनों को हम दोनों पावर से इकट्ठा, दोनों से इकट्ठा चल रही होंगी। इससे पिछले में ये होता था कि इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें ना यार पीछे मरो ना, एक मिनट, ये देखो, इसके अंदर दोनों बसेस से सप्लाई जा रही है। किसी एक को पकड़ो ना, ये लाइन के ऊपर देखो, ये नॉर्मली क्लोज्ड है, ये इस लाइन से भी सप्लाई हो रहा है, और ये क्या बकवास, एक से ही नहीं हो रहा ये। नंबर 1 ना, तो ये ऐसे जा रही है और नॉर्मली क्लोज्ड, और देन 52 वाला ब्रेकर आ रहा है और फिर नॉर्मली क्लोज्ड, और ये नॉर्मली ओपन, और ये यहाँ से जा रही है और ये यहाँ पे आ रही है और ये यहाँ पे। अच्छा ठीक है, देखो दो बसेस जो हैं वो ऊपर वाली से सप्लाई हो रही हैं और दो बसेस नीचे वाली से सप्लाई हो रही हैं, और दोनों को सेपरेटली हमारे पास प्रोटेक्शन दी हुई है। और खाली इसलिए ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी होगा ना तो फिर हम उसे नीचे वाली बस से दे सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक बस से सप्लाई जा रही है। ठीक है। अच्छा, एनी लाइन, अच्छा इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है ना उसमें, इसलिए वन बस कैन बी यूज एज अ ट्रांसफर बस एट अ टाइम। देखो जो ऊपर वाली दो के लिए है नीचे वाली ट्रांसफर बस होगी, और नीचे वाली दो के लिए ऊपर वाली ट्रांसफर बस होगी। डिसएडवांटेज क्या है?
कि कॉम्प्लिकेटेड स्विचिंग है, क्योंकि वो दो को आपने ऊपर से दिया हुआ है, दो को आपने नीचे से दिया हुआ है। हाँ ठीक है। अच्छा, तो कॉम्प्लिकेटेड स्विचिंग है, इसका ये डिसएडवांटेज है। बाकी आगे चलते हैं। और ये 52T जो है वो यूज़ होता है जब हमने दोनों ब्रेकर्स को आपस में, दोनों बसेस को आपस में जोड़ना हो। और इसका क्या है, faults on either buses or associated circuit require tripping of all circuits connecting to the bus at that time. Fault in the bus tie breaker must trip both buses at all circuits. हाय, सबसे बड़ा, अगर ब्रेकर में ही फॉल्ट आ जाए ना 52 वाले, तो एट अ टाइम सारे सर्किट ही मदर सिस्टर हो जाते हैं। Faults on either buses or associated circuits require tripping of all the circuits. ये भी नुकसान है। VTs for protection are required for each bus, और the bus arrangement is not widely used in Australia and America. ऑस्ट्रेलिया नहीं, मुझे ऑस्ट्रेलिया ही देख रहा है तो। डबल ब्रेकर एंड डबल बस, अब 10.5 पे आते हैं। ये पहले पढ़ लें, ये पहले आते हैं डबल बस और डबल। ये अब इसके अंदर देखा जाए ना, तो हर एक बस के लिए, अब इसके अंदर देखो देखो देखो, हर एक बस के लिए ये देखो, नंबर 1 जो फीडर है ना हमारे पास, नंबर 1 फीडर, इसको ऊपर से भी मिल रही है प्रोटेक्शन करंट और नीचे से भी मिल रही है करंट, और दोनों तरफ का सर्किट ब्रेकर भी मिल रहा है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल बस और डबल ब्रेकर, ठीक है। और इसके अंदर दो प्रोटेक्शन जोन्स हैं, दोनों डिफरेंशियल के हैं। अब आगे पढ़ते हैं। बस ये मेरा ख्याल है हमने शक्ल देख लिया, अब इसकी कोई मुश्किल शक्ल नहीं है। और साथ इसके चारों के चारों सेपरेट हमारे पास वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो डबल बस, डबल ब्रेकर और डबल बस, ये डबल सर्किट होता है। और द लाइन प्रोटेक्शन पैरेलल सीटीज एंड दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द बस एरिया between two zones overlapping the two, and the line protection operated triple circuit with all disconnected switches normally no fault on either of the buses does not interrupt service on। हाँ देखो, ज़्यादा प्रोटेक्शन है सबसे ज़्यादा। ऑल स्विचेज इज डन विद ब्रेकर्स एंड ईदर बस कैन बी रिमूव फ्रॉम द मेंटेनेंस लाइक लाइन साइड वोल्टेज, इधर इधर बोलते हैं, इधर बोलते हैं। VTs और CCTVTs is necessary if the required by line protection। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये अच्छी है या बुरी है। इसके बाद आता है रिंग बस। रिंग बस जो है ना हमारे पास, इस पे आते हैं ये 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6, ये आ जाती है हमारे पास रिंग बस। ये भी आसान ही है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, चारों के दरमियान एक एक ब्रेकर है, और सही है, देख लिया। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक यहाँ से जा रही है और ये रिंग में चले में। अच्छा, हमें इसमें से ये नहीं बताते कि इसके अंदर पावर सोर्स मतलब इन कहाँ से हो रही है, तो इन चार में से कोई एक जो होता है ना वो इनपुट होती है। अच्छा, अब इसके बारे में क्या है पढ़ लेते हैं। MCQ क्या बन सकता है इसके अंदर। द बस हैज़ बिकम क्वाइट कॉमन particularly for voltage, for higher voltages। पहली बात यह है कि ये हायर वोल्टेजेस के लिए होती है, ये नोट कर लें स्टूडेंट्स। हाई फ्लेक्सिबिलिटी विद अ मिनिमम ऑफ ब्रेकर इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है और सबसे कम नंबर ऑफ, हाँ कितनी बेहतरीन बात कर दी है अब इसके अंदर इसने। हमने सबसे पहले वाले सिंगल ब्रेकर में भी 4 ब्रेकर यूज़ किए थे, लेकिन उसके अंदर भी कोई एक भी सड़ता था ना तो पूरी लाइन का खरक हो जाता था फेल। इसके अंदर भी 4 ही हैं, लेकिन अगर कोई एक सर्किट ब्रेकर सड़ेगा भी फिर भी दूसरी तरफ से करंट आ रहा होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्लेक्सिबल है और मिनिमम नंबर ऑफ ब्रेकर्स हैं। ईच ब्रेकर सर्व्स 2 लाइन्स, हाँ ठीक है, हर ब्रेकर जो 2 लाइन को सर्व कर। द बस सेक्शन बिटवीन द ब्रेकर बिकम पार्ट ऑफ द लाइन, सो द बस प्रोटेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल रिक्वायर्ड। If the ring is open for any reason, a fault in a line may separate the other line in the bus that can result in significant disruption to the power system network, which must be taken into account from the system operation detection coordination standpoint. Protection voltage, if required, is obtained from voltage transformer, more commonly at higher voltage. If the ring is open for any reason, a fault on a line may separate the other। अगर दो फॉल्ट इकट्ठे आ जाए ना, अगर दो फॉल्ट इकट्ठे आ जाए
कहता है कि अगर ऑलरेडी एक जगह से ओपन था, उसको क्लियर नहीं किया और एक और फॉल्ट आ गया, तो फिर वो वाला हिस्सा ही पूरा का पूरा निकल जाएगा सप्लाई से। तो वो कह रहा है इस चीज़ का ख्याल रखना है हमें। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ब्रेकर एंड हाफ बस। ब्रेकर एंड हाफ बस ये सबसे अच्छा होता है ना शायद, पता नहीं। 10 पॉइंट क्या बनता है हमारे पास, 10.7 ब्रेकर एंड हाफ बस, या हम इसे बोलते हैं 1.5 ब्रेकर। अब इसके अंदर देखो ये सर्किट है, ये इसके अंदर ना ऊपर भी एक बस है और एक बस नीचे है, मतलब दो ब्रेकर है हमारे पास, दो बसेज हैं, और बीच में ना हर दो लाइंस के लिए 3 ब्रेकर्स यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक के लिए 1.5 आ गया, तो इसलिए हम बोलते हैं 1.5 ब्रेकर स्कीम। 1.5 ब्रेकर स्कीम या फिर ब्रेकर एंड हाफ स्कीम, क्योंकि इसके अंदर हर दो के लिए 3 है हमारे पास। इकरा बेटा आप पढ़ रही हैं? हाँ जी सुन रही हूँ आप। अच्छा हाँ अच्छा तो मैं अच्छा अच्छा अच्छा। क्या? कुछ नहीं पढ़ाओ। ओए सालिहा व्लॉग हैज मेंशन यू इन हिज स्टोरी। यार देखो फायजा फिजा, मैंने कल जिसकी तुम्हें वीडियो भेजी थी ना, उस बंदी ने मुझे अपनी स्टोरी पे टैग किया। बहुत अच्छी बात है। आपको यार ये वाला जल्दी कराओ, बहुत बोरिंग चैप्टर है, पिछले मैंने इतनी मुश्किल से पढ़ा था। अच्छा एक मिनट। सबसे आसान यही है, इसी में से पूछना सारा कुछ। हाँ बाकी मैं अहमद को सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे यही थोड़ा बहुत बेहतर आता है। अच्छा आगे ही चलते हैं। इसके बाद ना इसके आगे हम खाली मतलब देख तो लिया ना शक्ल, खाली अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। मोर ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बट रिक्वायर्स मोर सर्किट ब्रेकर्स। इसका मतलब रिंग जो है ना हमारे पास बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी है और मिनिमम नंबर ऑफ ब्रेकर्स हैं। इसके अंदर फ्रिक्वेंसी तो जो वो तो है उतनी है, लेकिन सर्किट ब्रेकर्स हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़ हो रहे हैं। लार्जर मल्टी सर्किट हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। 2 ऑपरेटिंग बसेस ईच हैव सेपरेट डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। हाँ, और ईच लाइन सेक्शन इज सेपरेट बाय बोथ बसेस। हाँ ठीक है, ये तो बात है बच्चों वाली। द सिटी इंटरकनेक्शन, ठीक है। लास्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसफार्मर बस कम्बिनेशन। ट्रांसफार्मर बस कम्बिनेशन, दिस इज द सिंगल ब्रेकर सिंगल बस ऑफ फिगर ये विद ट्रांसफार्मर बैंक डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बस एज शोन इन फिगर 10.8। ये एग्जैक्टली पहले की तरह ही होता है, जिसके अंदर पहले के अंदर भी एक बस होती थी और नीचे से नीचे बस के नीचे और ऊपर की तरफ से फीडर्स निकल रहे होते थे ना। इसके अंदर भी वही है, लेकिन इसके अंदर वो ट्रांसफार्मर को भी बीच में घुसा रहा है। लेकिन अब इसमें हाँ ये सबसे गंदा था शायद, सबसे वाहियात यही था। इसमें वो क्या कहता है कि द एडवांटेज इज कॉस्ट सेविंग। हाँ इसका फ़ायदा ये है कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट कि आप ना उतने नंबर ऑफ ही सर्किट ब्रेकर और रिलेज यूज़ कर रहे हो, और ना आप जो हो ना ट्रांसफार्मर को भी बीच में ला रहे हो, तो आप उसी से ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन कर रहे हो। लेकिन अगर अगर ना कोई फॉल्ट आता है तो ट्रांसफार्मर भी बीच में मारा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इस हिसाब से बड़ा कमज़ोर है, और इसलिए ये पुराने वक्तों में यूज़ होता था और अब ये यूज़ नहीं होता। बस, और तो नहीं करना ना आगे? अच्छा आगे भी है, ये कहाँ तक करना है? ये जहाँ तक वो डायग्राम से पहले पहले करना है, एडवांटेज अभी ये हो गया, इतना ही नहीं था बस। बस हाँ यही तक था। ये मैम ने आगे भी कोई येलो येलो किया हुआ है, ये मैम की बुक है, पता नहीं। रुको, ये क्या किया हुआ मैम ने, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इन बसेस। पिज्जा बताओ कहाँ तक था। 10.12 पता नहीं कहाँ तक था।
यार इसी टॉपिक तक था ये, जो सारी मैम ने कहा था सिर्फ बसें करनी है 10 आपको। 10.11 तक है और 2 टेबल हैं आगे, टेबल 10.1 और 2। यार मैं कब कब बोल रही थी, मेरा माइक नहीं उठा। हाँ, कहाँ कहाँ तक करना है? 10.11 तक करना है। अच्छा ठीक है, बस ठीक है। 10.11 तो हमने कर लिया है, ये डिफरेंशियल प्रोडक्शन इनवर्सेस। ये टेबल्स में क्या है? टेबल्स में वही बातें जो मैंने तुम्हें इस सारों की समरी लिखी हुई है। बस वही वो भी करना है। Two major techniques are used to avoid possible unequal CT performance problem। यार ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है। रुको मैं यहाँ पे सामने रखता हूँ ना, या अपने अपने पास पढ़ लो। ये आखिरी बात, टू मेजर टेक्निक्स आर इन यूज टू अवॉइड पॉसिबल अनइक्वल सीटी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। पहला है मल्टी ट्रांजिएंट, मल्टी रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट के आगे क्या लिखा हुआ है? करंट। और दूसरा हाई इम्पिडेंस वोल्टेज। मल्टी रिस्ट्रेंट करंट और हाई इम्पिडेंस वोल्टेज। मल्टी रिस्ट्रेंट करंट और हाई इम्पिडेंस वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं हम सीटी की अनबैलेंस को रोकने के लिए। ठीक है, सीटी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम से बचने के लिए। चलो अब 9 और 8 किसने करवाना है? यार 8 तो जो है वो क्या नाम लेते हैं, अभी पढ़ा नहीं था, क्विज के लिए 8 9 देते हैं। यार मुझे तो नहीं आता। चले हाँ, कोई मसला नहीं, मैं दोबारा पढ़ लूंगा। आप 9 पढ़ा दें फिजा। तो तुम शुरू करो, मैं साथ साथ बता दूंगी। अच्छा ये 9 चैप्टर स्टार्ट से ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन करनी है। स्टार्ट में बताया हुआ है कि पहले उसे ऑब्जेक्टिव की सेंस से बता रही हूँ। मेरी बुक किधर है? एक मिनट में बुक मैं शेयर करूँ। हाँ करो, मैं बंद कर रहा मुझे शेयर करना आता नहीं, कैसे करते हैं? हूँ। ये 7 बटन है, ये जो माइक के साथ वाला ना, मोबाइल पे है या लैपटॉप पे? लैपटॉप पे। एक माइक के मिनट, साथ वाला शेयर का बटन है। एक मिनट हो गई ये शो। कुछ आने तो लगा है। हाँ हो गई। हाय किधर गया? अच्छा ये है इसमें, इसमें बताया हुआ है कि ना जो 3 से लेके 200 केवीए तक होते हैं ना, वो स्मॉल ट्रांसफार्मर होते हैं, जो पहली लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, उससे आगे जो हमारे पास उनको स्मॉल ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब उसमें क्या है? अच्छा जो हमारे पास हाई मतलब हाई वाले होते हैं ना, वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें ना हम ये वाली स्कीम देखो, ये वाली जो है, इसमें से जो ये वाली है ना, ई वाली, ई नजर आ रही है सबको? ये ई वाली, इसमें देखो यहाँ पे ब्रेकर ही नहीं लगा हुआ ना ऊपर। तो जो हम लोग हाई वोल्टेज में करते हैं ना, तो उसमें हम ये ब्रेकर लगाते ही नहीं है। बस नीचे लगाते हैं, देखो नीचे ग्राउंड के लिए ब्रेकर और सीटी लगा हुआ है, और ऊपर वाली जो लाइन के साथ में ऐसे ही लगा दिया इन्होंने। इसमें ये चीज़ मेन समझने वाली है कि ये 9.2 फिगर है ना, इसमें पहले हम बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन में जो ए फिगर है उससे देखो। ए फिगर में ये है कि नॉर्मल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, बस ब्रेकर भी दिया हुआ है और सीटीज लगाए हुए हैं साथ में। फिर दूसरे नंबर पे जो बी से लेकर डी तक है ना, उसमें वो मीडियम वोल्टेजेस के लिए यूज होती है। और उसमें ये जो देखो दो बी और सी में फ्यूज लगा हुआ है, ये जो है ना फ्यूज लगा हुआ है। इसमें इन लोगों ने ब्रेकर को निकाल दिया है, और ये वाला सीन है इसमें। अच्छा इसमें ना फ्यूज की इस तरह की फ्यूज अकेला यूज नहीं करते, इसके आगे जाके ना एक और भी प्रोटेक्शन लगाते हैं, क्योंकि फ्यूज जो है ना वो अक्सर मतलब काम नहीं भी करता, तो इसमें वो लगाते हैं, बैक प्रोटेक्शन देते हैं कोई। और जो सी में ये जो दो नीचे देखो, नीचे वाली ये जो बने हुए हैं दो, ये ग्राउंड होते हैं। ये पैरेलल जो सीटीज होते हैं ना,
इनसे ना बहुत ज़्यादा मसला होता है, मतलब ये अच्छी बात नहीं होती पैरेलल सीटीज लगाना। और क्या था, और ई में तो बता दिया वो एक्स्ट्रा है वोल्टेज के लिए। और जो लास्ट वाली है ना एफ फिगर, इसमें ये जो गोल से बना हुआ ये जनरेटर है। तो इसमें जब हमारे पास यूनिट जनरेटर होता है ना, या फिर इंडिपेंडेंट पावर सोर्सेज होते हैं, तो उसको अलग से बस उसके साथ भी ना ब्रेकर नहीं लगाते, बस डायरेक्ट ऐसे करके ना सीटी के साथ ग्राउंड दे देते हैं और ऊपर वाले पे भी लगा देते हैं ब्रेकर और सीटी जो भी होते हैं। फिर आगे क्या था, जनरली जो है ना वो ट्रांसफार्मर टैंक्स के जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, वो जो बहुत अच्छी रहती है, दैट इज़ फॉर मतलब 10 MVA और उससे अबव के लिए होते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। और इम्पोर्टेंस ऑफ तो क्रिटिकल इंटरकनेक्शन के लिए हो गया। अच्छा, उसके बाद ना ये जो फ्यूजेस अभी मैंने पढ़ाए हैं ना, B C D E वट, उसमें ना जब फ्यूज यूज़ करते हैं ना बी और सी केस में, तो जब कोई ब्रेकर नहीं होता तो ना उसके आगे ना सेवरल मेथड्स होते हैं उसके आगे प्रोटेक्ट करने के। मतलब जब फ्यूज यूज होता है ना सिर्फ उसके हैं ये फ्यूज यूज होते हैं। एक में उसमें हम फॉल्ट स्विच लगा सकते हैं। फॉल्ट स्विच में ये होता है कि इसमें ना ऑपरेशन ऑफ द डिफरेंशियल, जब डिफरेंशियल रिले मतलब डिफरेंशियल वो लगा ना सीटी जब ऑपरेट होता है तो वो स्विच को क्लोज कर देता है, तो वो और रिमोट करंट्स, रिमोट नहीं क्लियर द फॉल्ट, तो रिमोट रिलेज को मतलब मैंने कहा था ना कोई बैकअप भी देते हैं, जो रिमोट रिलेज को जो लगी होती है ना वो फॉल्ट क्लियर कर लेती हैं। तो ये यूजुअली लगता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड स्विच में, और दो मल्टीफेज। अच्छा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड स्विच लगाते हैं वैसे, लेकिन मल्टीपल पेजेस में भी यूज हो सकता है। दूसरा इसका होता है कि ट्रांसफर ट्रिप में ये होता है कि इसमें ना फ्यूज या स्विच ऑपरेट होने से पहले ना रिमोट ब्रेकर्स ऑपरेट होते हैं ट्रांसफर ट्रिप में। उसमें तो रिमोट रिलेज होती है ना, इसमें रिमोट ब्रेकर्स होते हैं, ट्रिप और फॉल्ट क्लियर हो जाती है। और लिमिटेड फॉल्ट इंटरप्टिंग में ये होता है कि ना ये मैम ने पता नहीं बड़ा इस पर फोकस करके बताया था थर्ड वाले पॉइंट पे कि इसमें ना हमने इंटरप्टर्स लगाए होते हैं। इंटरप्टर्स जब अनेबल होते हैं ना फॉल्ट क्लियर करने के लिए डिफरेंशियल जोन के अंदर, रिमोट again we said introvert now transformer to clear health first मुझे भूल गया this can be used in the within the dimension zone and where the remote phase in the ground। अच्छा, ये लिमिटेड फॉल्ट इंटरप्टिंग डिवाइस होती है कि इंटरप्टर्स बिल्कुल भी काम नहीं करते जो डिफरेंशियल जोन के अंदर होते हैं। तो जो रिमोट फेज और ग्राउंड इंस्टेंटेनियस रिलेज होती हैं ना, फिर वो काम करती हैं। ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, आगे बस मैंने ये लिखा हुआ है कि ओवर एक्साइटेशन प्रोटेक्शन के लिए हम लोग 24 रिले यूज़ करते हैं। वोल्ट्स पर हर्ट्ज रिले 24 होती है, जो ने ट्रांसफार्मर की एक्साइटेशन को भी मेजर करती है। अच्छा, वोल्ट ट्रांसफार्मर का ना असल में ये सीन होता है कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर की जो ओवर एक्साइटेशन या कॉइल जो भी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये फ्रीक्वेंसी होती है, जिस तरह का पता भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ओवर वोल्टेज हो जाए या अंडर फ्रीक्वेंसी हो जाए, तो इस पे ये काम करते हैं, इस पे ऑपरेट हो जाती है ये रिले 24। और थर्मल डिवाइसेस जो है ना कैन बी अप्लाई टू प्रोवाइड। अच्छा, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए जो है हम लोग थर्मल ये करते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन थर्मल डिवाइसेस के लिए। और ओवर करंट और जो थ्रू फॉल्ट में एक्सटर्नल फॉल्ट होते हैं, जो है ना स्ट्रेस प्रोटेक्शन, इसके लिए ओवर करंट रिलेज यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, इसके बाद ये है कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में। तो पहला है मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट। ये तो पता ही होगा सबको, जब वो चाहिए होता है एक तो स्टार्टिंग इनरश करंट भी चाहिए होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, उसके आगे डिफरेंट पार्ट्स सुनो इकरा, हम्म, यार ये जो ऊपर लाइनें मार रही हैं ये सेव हो जाएंगी मतलब इसी के ऊपर ही? हाँ शायद। ये पता नहीं, अगर सेव होती है तो ये एज इट इज़ भेज देना। अच्छा, ये पूरी बुक ही जाएगी मुझे। खैर है पूरी बुक ही। अच्छा, तो सेव करनी पड़ेगी आपसे। अच्छा, फिर ना साथ में ये वाला सेकंड 9.2 में कि मैग्नेटाइजेशन ओवर एक्साइटेशन कब होती है कि जब काफी ज्यादा उससे होते हैं ना ओवर एक्साइटेशन, या करंट ज्यादा हो जाता है, या पहले से मैग्नेटाइज हो चीज दोबारा आप ऑन कर दें उसे तो दोबारा मैग्नेटाइज हो जाए। सीटी की सैचुरेशन कब होती है, सीटी भी सैचुरेट होता है, ज्यादा करंट है तो ये इन सारी वजह से अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो उसमें ना हम लोग क्या करते हैं, वो बस बता रहे हैं कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ना किस किस वजह से ऑपरेट होती है और उसकी वजह क्या होती है, तो ये फैक्टर्स बताए हैं। ठीक है। और ना कहते हैं कि
जब भी इनफ्लो पावर का ट्रांसफार्मर में इक्वल नहीं होगा और इतनी फ्लो आउट हो रही है और इन आ रही है, तो फिर इसका मतलब कोई मसला है। दूसरी बात ये होती है कि वोल्टेज लेवल डिफरेंट हो जाते हैं। वोल्टेज लेवल तो पता ही है ना कि अगर सीरीज हम जितनी भी कोशिश कर लें सेम टाइप या रेशो वेशो, तो वो हम नहीं कर सकते, तो ये समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल है। और तीसरे में फेज शिफ्ट वाई डेल्टा कनेक्टेड बैंक्स जो होते हैं, वाई टू डेल्टा कनेक्ट, ये तो पता ही होगा। अच्छा, 4 में ट्रांसफार्मर टैप्स, जो ऑटो ट्रांसफार्मर भी यूज़ करते हैं, इसी तरह वो रिलेज की भी टैप्स होती हैं वो। और फिफ्थ में है फेज शिफ्ट और वोल्टेज टैप्स एंड रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर। तो ये सारी वो चीज़ें कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और अनअवॉइडेबल होती हैं कभी कभी, इनकी वजह से ना डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इफेक्ट होती है। फिर 9.3 में आ जाता है फॉल्स डिफरेंशियल। अच्छा, 9 ये है मैग्नेटाइजिंग इन रश। अच्छा, मैं छत पे बैठी हूँ। अच्छा, मैग्नेटाइजिंग इनरश होता है कि ना जब सिस्टम की वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम ट्रांसफार्मर के, जब स्टेडी स्टेट फ्लक्स होना चाहिए। अच्छा, इसमें ना सबसे बेस्ट बात ये थी जो सेकंड पैराग्राफ में ना ये वाली, कि एक ही होता है कि एनर्जाइज ना पहले का हुआ हुआ था, ठीक है। आपका जो है ना ट्रांसफार्मर पहले से एनर्जाइज हुआ हुआ था। ये वाला मैं ग्राफ से बल्कि समझाती हूँ। देखो यार, ये वाली जो चीज़ है ना, हाँ ये वाली, ये सिस्टम की वोल्टेज है जो ये वाली है, ठीक है। सिस्टम की वोल्टेज है, इसका ग्राफ सिंपल जिस तरह का चल रहा है वैसे ही चलेगा, जाहिर सी बात है। नॉर्मल देखो पूरा स्टेगनेंट है, यहाँ तक देखो स्टेगनेंट है बिल्कुल, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये वाला नॉर्मल फ्लक्स वेव है कि जो चाहिए होती है, मतलब नॉर्मल ये वाली जो है ना, ये वाली ऐसे है। इसमें ये देखने का पॉइंट है कि देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इसको यहाँ जाके देखो कि जब सिस्टम की वोल्टेज बिल्कुल मैक्सिमम पे है उस वक्त ये ग्राफ जो है ना जीरो पे है। इसका मतलब ये कि सिस्टम की वोल्टेज जब मैक्सिमम पे होगी ना, तो हमें फ्लक्स की जरूरत ही नहीं, मतलब चेंजिंग फ्लक्स की ये वो प्लान, तो वो उस वक्त जीरो होगा, यानी कि चेंज नहीं हो रहा होगा। और इसमें ये बताते हैं कि ये वाला पॉइंट पढ़ो कि ना जब नॉर्मली फ्लक्स जो होता है ना, अच्छा इसमें ये होता है कि नॉर्मली फ्लक्स वुड बी एट नेगेटिव मैक्सिमम, तो उस वक्त भी ये मैक्सिमम एनर्जाइज होगा, ठीक है। ये देखो मैक्सिमम एनर्जाइज है द बैंक, जो ट्रांसफार्मर बैंक है ना वो मैक्सिमम एनर्जाइज होगा जब ये मैक्सिमम नेगेटिव होगा फ्लक्स की वैल्यू। अब मेजर जो समझने की बात है ना वो इस वाले पार्ट में, इसमें देखो सारे गंदी हो गया। अच्छा ये ना इसमें ये है कि ये जो वोल्टेज है ना, देखो ये वाली वोल्टेज, ये वाली जो पार्ट ऐसे करके जा रहा है ये नेगेटिव है ना। जब ये मैक्सिमम नेगेटिव होगी ना वोल्टेज, इसका मतलब है बहुत ही कम है, मतलब अब हमें ना बहुत ज़्यादा करंट और फ्लक्स चाहिए। तो इसकी वजह से ये जो नॉर्मल फ्लक्स है देखो ये यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो है ना ये जो होती है ना 5M, ये मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स इसे बोलते हैं। तो ये 2 5M होता है, मतलब जब बिल्कुल भी एनर्जाइज नहीं हुआ था ना हमारा ट्रांसफार्मर ही पढ़े ना हम, हाँ ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी एनर्जाइज नहीं हुआ था ना, तो तब हमें 2 5M चाहिए होता है और नॉर्मल केस में। और लेकिन ना जब हमारे पास रिक्वायर्ड फ्लक्स करने के लिए, और ये वाला जो बीच वाला एक केस है ना वो तब है जो ये वाला केस है, ये है कि पहले से ना कोई मतलब अभी एक दफ़ा भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो जब कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं हुई उसमें कोई रेजिडुअल फ्लक्स नहीं है नेगेटिव शेगेटिव फॉर्म में, तो इट्स सो इजी फॉर अस कि हम लोग ना कम दे दें, कम फ्लक्स पे भी वो ऑपरेट हो जाएगी। बस ये देखने की बात है कि जब नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है, तो तब ये वाला सीन होगा। अब ना ये यहाँ से पढ़ो, यहाँ से क्या थी इसकी, अच्छा हाँ ये वाली बड़ी मजे की चीज़ लिखी थी कि जब हमारे पास ना ये होता है जब अगर पहले से हमारे पास मोटर में करंट जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव फ्लक्स है, तो हमारे पास ना जो हमें आगे फ्लक्स रिक्वायर्ड होगा ना वो ये होगा, अगर नेगेटिव फ्लक्स है पहले का, तो ये वाली चीज़ होगी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से 2 5 माइनस 5R, मतलब रेजिडुअल फ्लक्स विद लेस इनरश करंट। तो फिर हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, कम मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ अगर नेगेटिव में नेगेटिव फ्लक्स है तब कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर पहले ये है कि रेजिडुअल फ्लक्स पॉजिटिव में है ना, मतलब प्लस है, हैड एग्जिस्टेड फ्रॉम एन अर्लियर जनरेशन, अगर पहले एनर्जाइज हुआ था और निकला ही नहीं था पूरा, तो फ्लक्स हमें मैक्सिमम रिक्वायर्ड होगा, यानी कि 2 5 तो वैसे चाहिए होता है ना, अब फिर ये वाला रिक्वायर्ड होगा, मतलब +5R, मतलब रेजिडुअल फ्लक्स और भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। ये थी इसमें चीज़। फिर इसमें एक और जो जानने वाली चीज़ थी वो थी ये वाली के जो नॉर्मल एक्साइटिंग करंट्स होते हैं ना पावर ट्रांसफार्मर के, वो 2 से 5% ऑफ द फुल लोड करंट होते हैं, और जो मैक्सिमम 2 से 5 होते हैं, और जो मैक्सिमम होता है द हायर मैक्सिमम इनिशियल मैग्नेटाइजेशन करंट में भी। अच्छा जो नॉर्मली हमें स्टार्टिंग में मशीन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए तो वो 8 to 30 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट होता है, यानी कि जो फुल लोड
एक नॉर्मल करंट हो रहा होता है जो नेम प्लेट रेटिंग होता है, फुल लोड करंट जिसपे वो फुल लोड होता है, ओवर एक्साइटेड स्टेट में होता है, ठीक है। उसके बाद और उसमें कौन से ऑब्जेक्टिव थे कि जो टाइम कांस्टेंट होता है ना वेरी करता है 10 साइकिल टू एज लॉन्ग एज 1 मिनट इन द हाई इंडक्टिव सर्किट। इसमें क्या सीन था वो बताती हूँ। अच्छा, इसमें ये था कि मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होती है ना सप्लाई सर्किट्स में और ट्रांसफार्मर में, और जो स्ट्रे लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, वो उसके जो हमारे पास पीक इनरश करंट्स है ना उसको कम कर देते हैं, तो वो डिके हो जाते हैं टू द नॉर्मल एक्साइटिंग करंट वैल्यू, ठीक है। तो इसी वजह से ना नॉर्मल एक्साइटिंग करंट वैल्यू के बाद जो चीज़ आती है ना टाइम कांस्टेंट उसका वेरी होता है 10 साइकिल्स टू 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली टर्म है ना L/R, इसको इम्पीडेंस मैचिंग कहते हैं। तो इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है टाइप ऑफ द आयरन ऑफ द ट्रांसफार्मर, प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड क्या करती है उसकी फ्लक्स की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और एनर्जाइजेशन और इनरश करंट, ये सारी ना इन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ आयरन कौन सा यूज हुआ है कोर के लिए। इम्पीडेंस मैचिंग L/R रेशियो इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस और प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, मतलब पहले कैसे चलता था ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि जो 3 फेज हमारे पास सर्किट होता है ना तो उसमें हमेशा जो है वो इनरश करंट अकर होता ही होता है। तो इन 1 और 2 मतलब या फिर 1 में या 2 में या सारे फेजेस में कर लो, और उन्हें 120 डिग्री फेज अपार्ट होते हैं वो, ठीक है। और अच्छा, इसमें ना बड़ा किया हुआ है कि सेकंड हार्मोनिक करंट और ये वाला हार्मोनिक करंट, तो इसमें ये है कि स्टडीज इंडिकेट करते हैं कि सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट होता है ना इनरश करंट का, वो 15% होता है फंडामेंटल करंट का। और जो ये वाला होता है ना सेकंड हार्मोनिक, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें, जो नया रिसेंट अगर कोर जो है ना कोर स्टील का हो, इम्प्रूवमेंट इन द कोर स्टील एंड डिजाइन फॉर, तो फिर ना वो सेकंड हार्मोनिक करंट 7% हो जाता है। तो ये अच्छी बात है, मतलब कोर अच्छा कर दिए तो बाकी चीज़ें भी आपकी अच्छी होती हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि अगर वाई वाई आपके पास कनेक्शन की हो ना आपने, तो ये आपके पास ना इस तरह करके आता है। इनरश करंट का जो ग्राफ है ना वो देखो, हाँ, इनरश करंट का ग्राफ है, इसमें तुम लोग देख रहे हो कि ना ये नेगेटिव पार्ट बहुत ही कम है। मतलब देखो पहले एकदम से ऐसे करके नीचे गया और दोबारा ऐसे आके ना इधर ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव में तो कभी जाएगा ही नहीं ना फ्लक्स उसका, तो हमेशा पॉजिटिव में ज़्यादा दे रहेगा। और है भी देखो कितना ज़्यादा, बजाय इसके कि ये देखो ये डेल्टा फॉर्म है और इसका कम है, पीक इसकी कम है। तो इट्स मोर गुड कि अगर आप हम डेल्टा में करें, क्योंकि देखो डेल्टा में नेगेटिव में जब जाएगी ना कोई चीज़, जब नेगेटिव में जाती है तो क्या होता है, हाँ, नेगेटिव में जाने का फायदा ये होता है कि वो जो हमने पढ़ी थी ना टर्म, ये 2 φm माइनस ये वाली आ जाएगी। ये वाली टर्म अच्छी होती है, देखो कि हमें कम चाहिए होती है चीज़, ठीक है, तो कम चीज़ चाहिए होगी ना तो ये अच्छी बात है, ठीक है। फिर आगे क्या कि मैग्नेटाइजेशन इनरश कैन अकर अंडर 3 कंडीशन। अच्छा, 3 कंडीशन में होता है। एक इनिशियल, मैंने पहले भी बता दिया वैसे, इनिशियल रिकवर और सिंपैथेटिक। इनिशियल तो ये कि आपका ना फर्स्ट पॉइंट जो है कभी चली ही नहीं थी आपका इनिशियल मैग्नेटाइजेशन करंट ना, शिट किधर गया, अच्छा हाँ, इसका मतलब है कि अभी आपने ट्रांसफार्मर एक दफा भी नहीं चलाया तो डी एनर्जाइज था आपको, तो अर्लियर एंड पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग। अच्छा, इसमें तो सही बात है मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि पहले चला ही नहीं हुआ, तो उसका मतलब है वो 2 φm वाली आएगी। और दूसरी में ये है रिकवर। रिकवर का मतलब है कि द वर्स्ट केस इन द सॉलिड ड्यूरिंग फॉल्ट ऑफ मोमेंटरी। अच्छा, एकदम से कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि आपके पास ना फॉल्ट आ जाता है या मोमेंटरी एकदम से वोल्टेज में, जिसकी वजह से ना इनरश करंट में अगर व्हेन द वोल्टेज रिटर्न्स टू नॉर्मल, ठीक है, जब वोल्टेज दोबारा नॉर्मल होगी तो इनरश करंट आएगा, तो इसको रिकवरी इनरश कहते हैं। जब दोबारा फॉल्ट आपके पास रिस्टोर होगी ना, तो द वर्स्ट केस इज द सॉलिड 3 फेज एक्सटर्नल फॉल्ट नियर, आवाज आ रही है मुझे, अच्छा मेरा भी बैग में, अच्छा ड्यूरिंग द फॉल्ट द वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू नियरली 0। आ रही है। अच्छा, अच्छा, जब फॉल्ट आती है ना तो इसमें वोल्टेज जाहिर सी बात है जीरो हो जाती है बैंक पे। तो देन जब फॉल्ट क्लियर होगी तो वोल्टेज सडनली बढ़ेगी नॉर्मल वैल्यू पे, और इसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन इनरश आएगा, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो इतनी हाई नहीं होती जितनी इनिशियल इनरश पे चाहिए होती है, ठीक है। और ये क्यों होती है, क्योंकि पहले से आपके पास थोड़ा सा फ्लक्स होता है ना, तो आपको जब आपके पास थोड़ा सा फ्लक्स तो पहले है ना, तो आपको जो बड़ी वाली पीक है ना वो नहीं देनी पड़ेगी, जबकि ये वाली पीक किसमें देनी पड़ेगी, जो ऊपर वाला केस था, जिसमें जिसका मतलब क्या था, ये कब होगा, जब इनिशियल होगा आपके पास, ठीक है। दूसरे वाले में इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। और थर्ड ये आपके पास के आपके पास ना आपका ट्रांसफार्मर पहले से एनर्जाइज हुआ था, तो इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक, ठीक है, क्या नाम रखा है इसका, एनर्जाइज ट्रांसफार्मर बन नियर बाय ट्रांसफार्मर एनर्जाइज। अच्छा, जब 2 ट्रांसफार्मर साथ लगे होते हैं ना
तो उसमें एक ट्रांसफार्मर को मैंने एनालाइज किया तो 7 वाले में ऐसे ही ना मतलब बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना बन के ना वो भी चला गया वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन। तो इसका कॉमन केस होता है कि जब पैरेललिंग सेकंड ट्रांसफार्मर बैंक विद वन ऑलरेडी इन ऑपरेशन, जब पैरेलल हुए होते हैं ना तब इसका होता है, ठीक है। तो उसमें ये भी होता है कि डीसी कंपोनेंट होता है इंडक्शन करंट का और कैन आल्सो सैचुरेट द एनर्जाइज्ड ट्रांसफार्मर रिजल्टिंग इन एन एपरेंट इंडक्शन करंट। तो जो डीसी कंपोनेंट होता है वो इसी तरह मजाक भी होगी अंग्रेजी। और ये जो ट्रांजिएंट करंट आता है ना सारा, जब ट्रांजिएंट करंट एक कौन सा आया है, जब 7 वाले में गया है तो इसमें भी आ गए, और जब वो इंडक्शन करंट में ऐड होता है तो फिर उसको ना एक ऑफसेट सिमेट्रिकल टोटल करंट बन जाता है, ठीक है। तो वो इतना लो होता है, वेरी लो होता है इन हार्मोनिक्स, तो बस लो होता है ये, इतना ज्यादा ना वो वर्स्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है कि हमारे पास बल्क ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा वो होती है। अरे तुम लोगों को नजर आई है स्क्रीन? अच्छा हाँ आ रही है। Pizza, from where would you take over? अच्छा बल्क ट्रांसमिशन, जहाँ से आएगा तो मैंने आया। अच्छा ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है ना कि फ्लक्स विद इन इसमें ट्रांसफार्मर, अभी रुक जाना है। मेरा वाला हाल तो खत्म होने वाला है। अच्छा इसमें ना ये देखो, इसमें बताया है कि हमारे पास ये वाली बात मुझे ना थोड़ी सी इसमें मजे मजे की क्या डिफरेंट लगी थी कि जो हमारे पास बल्क ट्रांसमिशन लाइन, जो रेड में अंडरलाइन हुई है, बल्क ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, उसमें हाई वोल्टेज कंडीशन आती है। वो हाई वोल्टेज कंडीशन कब आती है? जब आगे से लोड डिस्कनेक्ट हो गया या उतार या लाइट लोड पीरियड चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कब आती है? जब हमारे पास ना हमारी लाइन, जब लाइट लोड वहां से पीरियड होगा तो हमारी लाइन जो ट्रांसमिशन लाइन पड़ा था ना कि वो कैपेसिटिव इफेक्ट होता है और इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो उसका कैपेसिटिव इफेक्ट जो है ना वो ज्यादा हो जाएगा। वो भी पता ही है ना कि लाइंस जो हैं, ट्रांसमिशन लाइन खुद ही जो है वो इंडक्टर बन जाती हैं। तो जिस तरह मेटल प्लेट्स होती है ना कैपेसिटर बनाने के लिए, तो वो सारी ना आपस में हाई वोल्टेज पीरियड क्रिएट हो जाता है। तो जब कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो वो क्या बन जाता है, प्री यार वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज लेवल कैन इंक्रीज टू अ पॉइंट वेयर द रेटिंग्स ऑफ द सिस्टम फैसिलिटीज इंक्लूड, वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब ना ट्रांसफार्मर सर्ड वुड भी सकता है क्योंकि वोल्टेज इतनी ज्यादा कर दी है, लोड हटा दिया, कैपेसिटिव इफेक्ट आ गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट था वो इसमें ये स्टैट्स वगैरह हैं थोड़े से कि टिपिकल ट्रांसफार्मर एक्साइटेशन करंट विल कंटेन अ फंडामेंटल कंपोनेंट व्हिच इज 52% ऑफ द नॉमिनल, एक होता है। और देखो इसमें ना ऑड है, टिपिकल ट्रांसफर एक्साइटेशन करंट के ना ऑड वाले हैं फंडामेंटल कंपोनेंट, और एक जो वो फर्स्ट है ना फंडामेंटल कंपोनेंट फर्स्ट वाला होता है वो 52% ऑफ नॉमिनल है। फिर थर्ड हार्मोनिक है वो इक्वल टू 26% ऑफ द नॉमिनल, और फिर फिफ्थ हार्मोनिक है जो इक्वल टू 11% नॉमिनल है, और उसके बाद सेवंथ है, यानी कि ना ऑड में चल रहे हैं फंडामेंटल 1 3 5 और 7, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं वो कि ओवर एक्साइटेशन प्रोटेक्शन जो है ना शुड बी कंसिडर्ड फॉर ऑल लार्ज ट्रांसफार्मर, हमें लगानी चाहिए ओवर एक्साइटेशन प्रोटेक्शन भी। अब इसमें मसला ये होता है कि हमेशा डिफरेंशियल आपके पास कभी कभी काम ही नहीं करती, तो उसके लिए ना फिर ये लगाना मस्ट होती है ओवर एक्साइटेशन भी। और अच्छा ट्रांसफार्मर की डिफरेंशियल रिलेज होती हैं आर सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑन हाई ट्रांसफार्मर एक्साइटेशन करंट। अच्छा ये आना ही आना होता है, यू कांट इग्नोर दैट। अच्छा ये देखो जो अभी मैंने बोला था ना कि ये वाली जो लाइन है, लार्ज ट्रांसफार्मर्स फॉर व्हिच द ओवर एक्साइटेशन इज अ कंसर्न शुड बी इक्विप्ड विद डेडिकेटेड ओवर एक्साइटेशन प्रोटेक्शन एंड एसोसिएटेड डिफरेंशियल रिलेइंग शुड बी ब्लॉक्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑन। अच्छा कभी कभी ये होता है कि डिफरेंशियल रिले को तो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना कि वो मतलब थोड़ा सा भी वो आएगा डिफरेंस इन करंट आएगा तो वो ऑपरेट हो जाएगी, लेकिन कभी कभी ये नेसेसिटी बन जाती है ट्रांसफार्मर की, करंट ज़्यादा होना ही होना है। तो उसके लिए ना फिर करंट ज़्यादा नहीं भी होता तो हमें एक्साइटेशन पे सिर्फ वो लगाते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ डिफरेंशियल लगाएं, तो आप ओवर एक्साइटेशन लगाएं, इससे आप ना काफ़ी मसलों से बच जाएंगे। फिर है ये पिज्ज़ा को भी समझ नहीं आता, लिसन तुम्हें समझ आया भाई टॉपिक? मुझे भी नहीं आया थोड़ा अच्छा ये वाला। नहीं मैंने पढ़ा ही नहीं है ना, मैं पढ़ूंगा तो देखता हूँ, वैसे नहीं समझ आएगा। अच्छा ये इसमें करंट यही ट्रांसफार्मर सैचुरेशन। इसमें इतना आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अब आ रही है, पहले कट कट के आ रही है। मैंने कहा इसमें इतनी मुश्किल इंग्लिश थी कि मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आई।
अच्छा चलो पढ़ लेते हैं। इसमें एक करंट ट्रांसफार्मर सैचुरेशन की सीटी की सैचुरेशन कैसे होती है, तो कहते हैं सैचुरेशन ऑफ द सीटी एसोसिएटेड विद ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल रिलेइंग causes several concerns with regard to such relaying। अच्छा पहला वाला है कि सीटी सैचुरेशन ऑन एक्सटर्नल फॉल्ट्स कैन कॉज, अच्छा एक्सटर्नल फॉल्ट्स होते हैं ना वो इनकरेक्ट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट इकरा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं बारी पढ़ी थी। The harmonics contain secondary currents of such मेरा प्रश्न कर रहा था मैं। अच्छा यार ये वाली तुम पढ़ लेना, हमें समझ नहीं आएगी, मैं नेट से देखूंगी भी। ठीक है, उसके बाद 9.4 टॉपिक है। इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर की डिफरेंशियल रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिहाज से करते हैं कि इसमें यहाँ है कि फॉर एप्लीकेशंस ये वाली है ना ट्रांसफार्मर द डिफरेंशियल रिलेज आर लेस सेंसिटिव एंड विद टिपिकल परसेंटेज कैरेक्टर बिटवीन 50 to 60%। ठीक है, तो अब ना ये परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जब जिस तरह ऑटो ट्रांसफार्मर है तो उसकी रिलेज वो करते हैं, उसकी टैप्स डालते हैं, इस तरह ना डिफरेंशियल रिले की भी फर्दर वो हो सकती हैं, लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज की फॉर्म में हो सकते हैं ना कि कितनी परसेंट ऑपरेट होगी, तो उसको हम कहते हैं 15 to 60% होते हैं। और ये भी डिफरेंट सीटी रेशियोज वगैरह पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने बताया कि आजकल मॉडर्न जो है ना माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज ये काफ़ी अच्छी हैं। इसमें जो एक्सटर्नल फॉल्ट, वैसे तो यूजुअली इंटरनल फॉल्ट की होती है ना, एक्सटर्नल फॉल्ट की सेटिंग भी इसकी प्रोग्रामिंग में ही हुई होती है। और फिर लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है कि विद 50% कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑपरेटिंग टाइम ऑफ अबाउट 0.8 to 0.5 to 6 साइकिल, गुड इम्यूनिटी मैग्नेटाइजेशन इज प्रोवाइडेड। तो ये सारी तारीफें हो रही हैं रिलेज की, जो अभी डिफरेंशियल रिले कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंशियल रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। उसके बाद क्या है भाई, इसके बड़े फायदे होते हैं। ये होती है लो कॉस्ट होती है, हाउ इट नॉट पॉसिबल टू श्योर दैट द रिले विल नेवर ऑपरेट ऑन, नॉट पॉसिबल टू अश्योर ऑल द एक्सपीरियंस कैन शो इट इज। अच्छा फिर एक इसमें ये ऑब्जेक्टिव है कि टोटल पिकअप करंट और ये होता है इसका 25 to 2.5 to 3 एम्पियर तक होता है। ठीक है, उसके बाद ना क्या है, वेरियस फीचर्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन द डिजाइन ऑफ ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल रिलेज टू अलाउ फॉर ग्रेटर सेटिंग सेंसिटिविटी इन दिस। पहला वाला क्या है, हार्मोनिक रिस्ट्रेंट। ठीक है, ये ये तब ऑपरेट होता है इनरश करंट पे कम ही ऑपरेट होता है। टिपिकल डिजाइन इसमें ना सेकंड हार्मोनिक जो होता है ना, सेकंड हार्मोनिक है और रिस्ट्रेनिंग ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ये मेजर हार्मोनिक होता है। और फिर इसमें सेकंड और फोर्थ को मिला के ना एडिशनल, फोर्थ हार्मोनिक को मिला के एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो वट एवर रिस्ट्रेंट वाइंडिंग्स जो होती है ना उनका जिक्र हो रहा है, उससे इसको करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा इसका फीचर है ब्लॉकिंग फीचर। ब्लॉकिंग फीचर में हम फिफ्थ हार्मोनिक का कंटेंट जो होता है ना डिफरेंशियल करंट का, जो फिफ्थ हार्मोनिक होता है उसको जो है उसके डिटेक्शन पे ना ये ऑपरेट होती है जब फिफ्थ हार्मोनिक आता है। फिर वो कह रहे हैं जी कि वो फिफ्थ हार्मोनिक ही क्यों आता है, कौन सा नहीं आता, एक फिफ्थ पीछे कौन सा होता है, थर्ड होता है ना शायद, हाँ थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक इस वजह से नहीं आता क्योंकि ना ये इसकी इंटरनल सेटिंग में होता है, इधर लिखा होता है कहीं। अच्छा हाँ, ये डेल्टा कनेक्टेड करंट ट्रांसफार्मर्स इन द डिफरेंशियल स्कीम विल फिल्टर द थर्ड हार्मोनिक कंटेंट। थर्ड हार्मोनिक को ना फिल्टर कर देते हैं, तो इस वजह से वो सेंसिटिव होता है, मतलब ब्लॉक करेगा फीचर फिफ्थ हार्मोनिक पे। जब वो डिटेक्ट होगा तो आगे से ना ये फुड़क जाएगी, व्हाटएवर ऑपरेट हो जाएगी रिले। अच्छा थर्ड वाला ये होता है ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल रिले। अच्छा एक फिर थर्ड इसका ये होता है कि ट्रांसफार्मर की डिफरेंशियल रिलेज होती है ना, उनको मेरे साथ डिजाइन किया होता है कि वो वेरिएबल परसेंटेज डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। तो ये परसेंट अभी मैंने ऊपर ही बात बताई थी कि उसकी परसेंटेज में चेंज हो सकते हैं, तो वेरिएबल होते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो सैचुरेशन अकर्स ड्यूरिंग फॉल्ट्स दैट आर एक्सटर्नल टू द जोन प्रोटेक्टेड बाय द। अच्छा अगर तुम्हारे पास जो व्हाटएवर फॉल्ट आई है ना वो प्रोटेक्टेड जोन में नहीं थी, तब हम ये वाला जो होती है ना डिफरेंट वाली यूज करते हैं। स्लोप ऑफ द डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेस एज करंट टू द रिले इंक्रीज। द इंक्रीज इन the increase in slope may be continual in the steps। अच्छा इसमें बस करंट जाता है, आगे क्या है, बस माइक्रो प्रोसेसर की ना बहुत ज़्यादा तारीफें की हैं। ये ना वो हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ डिजाइन फीचर दैट वर नॉट फॉर्मली अवेलेबल। तो और क्या करती है मॉडर्न, मॉडर्न वाली जो है ना, देखो पिछली वाली हमने अभी पढ़ा था ना कि वो ऑपरेट करती हैं 2.5 to 3, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज थी जो इस पे ऑपरेट
करती हैं, ठीक है। अब ये वाली देखो इतनी अच्छी है कि 0.75 एम्पेयर पे भी कर जाए, मतलब इतना फॉल्ट करंट है ना, तो इस पे भी ऑपरेट हो जाती है। और पास में उसके बाद एप्लीकेशंस एंड कनेक्शंस ऑफ ट्रांसफार्मर डिफरेंट नहीं पढ़ा है कि नहीं, अच्छा मैं अभी यही पढ़ रही थी। अच्छा इसमें ये है कि आपके पास ना द इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं एप्लीकेशंस के, यूजर रिस्ट्रेंट वाइंडिंग फॉर ईच अच्छा वो ना यहाँ पे एक अच्छी बात भी लिखी हुई थी। अच्छा हाँ ये 3 बातें यहाँ पे 3 पॉइंट्स है देखो। फॉर मल्टी ये है फॉर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, मतलब जो हम सिंपल पढ़ते हैं ना ये वाला 2 वाइंडिंग होता है ना ये, तो ये इस वाले केस के लिए ना आप सिंगल सेट ऑफ सीटी एसोसिएटेड विद द वाइंडिंग्स लगाते हैं, ठीक है। और ना 2 रिस्ट्रेंट रिलेज इज एप्लीकेबल, ठीक है। सिंगल एक सेट ऑफ सीटी एसोसिएटेड विद वाइंडिंग्स, और वाइंडिंग्स कौन सी हैं, 2 रिस्ट्रेंट रिले, ठीक है। अगर मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है ना, ठीक है, मल्टी वाइंडिंग पता नहीं कौन सा होता है, ऐसे और फिर ऐसे, वो जो हमने पहले पढ़ा था, फिर इधर एक ही हो जाए फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। मल्टी वाइंडिंग में क्या होता है कि सच एज 3 वाइंडिंग बैंक्स और ऑटो ट्रांसफार्मर विद टर्शियरी वाइंडिंग कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट्स। अच्छा सही है। अच्छा इसमें होता है अगर मल्टी वाइंडिंग तुम्हारे पास है ना, तो उसमें इसमें ऊपर वाले में कौन कौन सी यूज हो रही थी, एक सिटी यूज हो रहा था ना। इसमें जो है हमारे पास 3 वाइंडिंग बैंक्स यूज होंगे, 3 वाइंडिंग बैंक्स अगर मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। और ना उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो टर्शियरी वाइंडिंग कनेक्टेड एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और थर्ड केस जो है ना वो हमारे पास ये वाला है, ये वाला थर्ड केस है कि जब हमारे पास और जहाँ पे डबल ब्रेकर और सीटी सप्लाई एट अ सिंगल वाइंडिंग और इन अ रिंग, ये सारी जो चीजें हैं ना ये इस वाले केस के लिए हैं कि जब मल्टी वाइंडिंग सिस्टम होता है ना तो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। या तो हम प्रोवाइड कर देते हैं 3 वाइंडिंग बैंक्स ऑटो ट्रांसफार्मर विद अ टर्शियरी वाइंडिंग कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट, या फिर डबल ब्रेकर एंड सीटी सप्लाई सिंगल वाइंडिंग और इन अ रिंग बस, और ये। और थर्ड केस है हमारे पास कि मल्टीपल रिस्ट्रेंट वाइंडिंग रिले शुड बी यूज्ड। अच्छा यार पढ़ लेना यार, ये 3 केसेस हैं, अभी मैंने पढ़ भूल गई, ये 3 केसेस हैं, इनमें 3 निकाल लेना। और बाकी क्या है, अच्छा फंडामेंटल एप्लीकेशन के क्या होते हैं कि यूज रिस्ट्रेंट वाइंडिंग। अच्छा हर जो जब भी फॉल्ट आएगा ना तो उसके लिए हर फॉल्ट के लिए रिस्ट्रेंट वाइंडिंग यूज करनी होती है। एक फीचर है, एक है कि जो हमने अभी सीटीज को वो जो अभी हमने लगाई थी ये करके ये और ये और फिर ये और ये सीरीज को पैरेलल किया, तो ये एक अगर नो फॉल्ट सोर्स, यहाँ पे भी ना कोई सोर्स है जनरेटर लगा हुआ है, ये और ये लगा हुआ है, इसमें फॉल्ट नहीं है और इसमें है, तो इस तरह वालों को पैरेलल नहीं करना। इस तरह वालों को ना मतलब एक में फॉल्ट है एक में नहीं है और सीरीज को पैरेलल कर दिया, तो ये भी एक इसकी फंडामेंटल है इस एप्लीकेशन का। और तीसरा ये है कि जो अभी जाहिर सी बात है जो यही हमने पैरेलल करके दिखाया ना, ये वाला पैरेलल ऑपरेशन ये बड़ा केयरफुली करना पड़ता है, मतलब देख के लगाना सीटीवीटी की रेशियो और वट। फिर जी क्या है कि आइडियली द डिफरेंस शुड बी 0। अच्छा यही कह रहे हैं वो जो मैंने पहले बताया था कि सिटीज में हमेशा ही डिफरेंस जो होता है ना वो इम्पॉसिबल होता है उसको अवॉइड करना। तो इसमें अगर 2 सिटीज में डिफरेंस है ना तो उनको अवॉइड करने का ये तरीका है, एक फेजिंग है। फेजिंग में क्या करते हैं हम लोग डेल्टा वाई डेल्टा यूनिट्स यूज करते हैं टू अश्योर दैट सेकेंडरी करंट टू द डिफरेंशियल रिले आर एंड फेज, ठीक है। हमें पता होता है ना कि इसके बाद रिले में जाना है करंट सीरीज से गुजर के, तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग वाई डेल्टा का इस तरह कम्बिनेशन बनाते हैं कि अगर थोड़ा फेज ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है तो उसको वाई डेल्टा से बैलेंस कर देते हैं। और रिले डिफरेंशियल रिले में जो करंट जाते हैं ना वो हमेशा इन फेज होता है, मतलब 0 डिग्री फेज डिफरेंस होता है उनका, ये मतलब होगा ना 0 हो गया 120/1, हाँ 0 होगा। अच्छा फिर रेशियो एडजस्टमेंट क्या होती है, बाय क्लियरिंग द सीटी रेशियोस और रिले टैप्स और बोथ टू मिनिमाइज द डिफरेंस करंट दैट विल फ्लो। अच्छा इसमें ना वो कहते हैं कि सीटी की रेशियो भी होती है ना, जिस तरह वो हमने कर रहे थे कि 1000 रेशो 5 और 5000 रेशो 1, तो इसको ना अगर जिस तरह देखो 1000 रेशो 5 के बनता है 500, तो दूसरे वाले की अगर 5000 है तो उसको रेशो कुछ इस तरह का कर लो 10 कर लो, जिस तरह उससे भी 500 बन जाए, तो इस तरह सीटी रेशोस भी बैलेंस कर देते हैं प्रत्येक बच्चों से। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद एग्जांपल है, फिर चलो यहाँ से तुम सुनो। एग्जांपल तो मैंने की नहीं यार आ थी, गया समझ नहीं थे कि किया था मैंने। यार ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है वैसे मुझे लग रहा है। ये चैप्टर हाँ मुश्किल। तो उसमें से थ्योरी है लेकिन आगे इसकी एग्जांपल ज़्यादा मुश्किल है। मैंने इसको की थी शुरू पर, एक अभी मिनट तक में मुझे उसको कुछ समझ नहीं आई थी। साथ साथ ही कर लें या फिर क्या करते हैं, रुको देखते हैं। मेरी हाँ साथ स्क्रीन साथ कर अभी भी सकते हैं। शेयर हो रही है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है हो रही है। हो रही। अच्छा चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं एग्जांपल
में क्या है कि वो कहता है कि एक डेल्टा वाई कनेक्टेड ट्रांसफार्मर बैंक है। फिगर 9.5 किधर है ये? हाय, मेरे ख्याल से ये असाइनमेंट दी थी मैम ने यार। अच्छा हाँ, याद आया। अच्छा Alison, why do you want the control? अच्छा, द एबीसी डेल्टा वाइंडिंग ये कह रहे हैं कि बाय 30 है, लीड्स एबीसी। अच्छा, एबीसी ये वाली है, एबीसी वाली, ठीक है, जो कैपिटल है, ठीक है, ये लीड कर रही है इस वाली वाइंडिंग को, मतलब ये वाली ग्रेटर, मतलब 30 डिग्री लीड पे है, ठीक है, ये वाली। और क्या कह रहे हैं कि एबीसी रिप्रेजेंट द हाई वोल्टेज, ये, और एबीसी लो वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो है वो हाई वोल्टेज साइड है, ठीक है, ये वाली हाई वोल्टेज साइड है और ये वाली लो वोल्टेज साइड है, ठीक है। अब इसने करना क्या है, ये पढ़ क्या रहे हैं, ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं ना बीच में, ट्रांसफार्मर ने उसे स्टेप डाउन किया, ठीक है। मेजर ये सीन है कि स्टेप डाउन हो रहे हैं इसमें अब, और 30 डिग्री के फेज डिफरेंस भी आ रहा है। फिर इसमें कहने कि सेकेंडरी करंट इन फेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द करंट। अच्छा, बाकी पूरा ही किया हुआ है। और जीरो सीक्वेंस करंट भी प्रोवाइड किया, देयरफॉर सीरीज इन द वायर शुड बी कनेक्टेड इन डेल्टा। अरे ये ना वो मैम ने कुछ बताया था ना इसका, कि एक की कुछ ये जिस तरह ये ट्रांसफार्मर है ना, देखो ये वाली रिलेज जो है, देखो जो ये वाली रिलेज है, ये किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में ना। तो आगे जाके इसकी जो ये वाली होंगी ना, ये वाई में होंगी, और अगर ये वाली डेल्टा में कनेक्टेड है तो आगे से इसकी वाली वाई में होंगी। समझ आई है? अच्छा खैर ना, मैम ने ये बोला था, जब मैंने लेक्चर दिया था ना, तो मैम ने यही बोला था कि अगर इसके सीटीज वो है ना, इसके सीटीज डेल्टा में है, तो इस वाले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो होगी वो स्टार में होगी, और इसकी अगर ये देखो ये तीनों सीटीज में है। समझ आ गई है ना? अच्छा आएगी होगी। और फिर ये होता है, वो जो अली सर ने बताया था कि ये ऑपरेटिंग कॉइल होती है ये वाली, इसमें इंटरनल फॉल्ट्स आते हैं, ठीक है, और रिस्ट्रेनिंग कॉइल में एक्सटर्नल आते हैं, ठीक है। और मेजर हमारा गोल क्या होता है कि ना, अगर ये वाला जो इसमें करंट है ना, ये इक्वल है इस वाले करंट से, तो फिर इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अगर ये वाला जो अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, वो उसमें आई ई एक्साइटेशन करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, या फिर आई डबल प्राइम जो भी होता है, तो इसकी वजह से मसला होता है। मतलब वो मसला होता है, ठीक है, जब भी फॉल्ट आएगा तो मसले आएंगे, ठीक है। जहाँ ना क्रॉस लगे हुए हैं ना, वहाँ वहाँ पे ब्रेकर लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा हाँ सच, हाँ हाँ हाँ, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना कि हम सिटीज को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कि हमारे पास जो दुनिया के सारे मसले मसाइल हैं डिफरेंशियल रिले में, वो आते इस वजह से हैं कि हमारे पास सीटी इक्वल नहीं होते, और हमें किस तरह की बाइंडिंग पे किस तरह की चीज़ लगानी चाहिए। तो फिर उन्होंने आगे सोल्यूशन दिया था कि सीटीज को अच्छा बनाने के लिए ना, वो दो प्रोसेस होते हैं, एक फेजिंग होता है, एक रेशियो एडजस्टमेंट होती है। तो पहली जो फेजिंग थी ना डेल्टा वाई, पहले हम इस पर पूरी फेजिंग अप्लाई करेंगे, और फिर दूसरे नंबर पे हम रेशियो एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे कि जो फॉल्ट आनी है वो तो चलो आनी ही आनी है, उसको तो अनअवॉइडेबल नहीं है, लेकिन ना कम से कम हमारे सीटी तो बराबर होना, कि इंटरनली तो फॉल्ट ना है ना कोई। तो ये इंटरनल फॉल्ट पे हम कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल फॉल्ट जो है ना सीटी की, जो डिफरेंट करंट होता है ना, उसकी वजह से होती है, जो अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है। फिर जी पहले स्टेप फेजिंग था। फेजिंग में हमने क्या किया था, सारी थ्योरी यार मुझे भूल गई। फेजिंग में हमने थ्योरी थ्योरी की थी सिर्फ, क्या? अच्छा हाँ याद है, थ्योरी थी ना फिजा सिर्फ, जो हमने असाइनमेंट की थी। मुझे तो ये भी अच्छा ये, असाइनमेंट ही नहीं याद ये है कौन सी वाली। अच्छा ये ना, ये जो मैंने इसमें फेजिंग में ना यही है, डेल्टा वाई से हम बैलेंस करते हैं ना। तो ये देखो, जो अभी मैंने ऊपर बताया नहीं, ये जो गोले मारे हुए नजर आ रहे हैं ना, ये डेल्टा में करेंगे तो वो उसकी प्राइमरी वाई में हो जाएगी, उसकी प्राइमरी वाई में वो डेल्टा में हो जाएगी। ये सीन ये पूरा फेजिंग में, ये लिखा हुआ है पूरे में, सही है। और दूसरी चीज जो है ना, वो सीटी रेशियो एंड टैप सिलेक्शन है। तो इसमें तो फॉर्मूलाज थे। इसमें अब हम क्या कर रहे थे कि मैम ने कहा था कि रेटेड करंट, फॉर एग्जांपल समझो हमारे पास ना ट्रांसफार्मर इधर दिया हुआ है, कितने का है, 50 MVA का है ट्रांसफार्मर। अच्छा 50,000 केवी का है, केवीए का है ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा है। तो इसकी सीटी रेशियो और टैप सिलेक्शन किस तरह करनी है, आई एच और टी एच और सेकेंडरी करंट। अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये रट्टा है, मतलब इसको रट्टा मारना है। these provides for differences in the resistant winding और अच्छा ये परसेंटेज मिसमैच निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमें ये पहले पता होना चाहिए, ये परसेंटेज मिसमैच, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में मिसमैच हमें पता होगा तो हम चीजें एडजस्ट कर लेंगे ना। तो इस वाले फॉर्मूले की चीजें फाइंड करनी है, उसके लिए बाकी पूरा ये सॉल्व हुआ है। पहला ये है आई एच। आई एच क्या है, सेकेंडरी करंट है, करंट है, अच्छा सेकेंडरी करंट है रिलेटेड। अच्छा आई एल जो है ना वो आई एल
अच्छा, हाई वोल्टेज साइड पे जो हमारे पास सेकेंडरी करंट है वो IH है। अब ये वाला फॉर्मूला है 5000 kVA का वो था, और 138 वाली साइड जो थी ना वो प्राइमरी साइड थी, तो हम IH उसके लिए निकाल रहे हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला है जो भी होता है, I इज इक्वल्स टू S/V, SB ओवर V, और वो 3 फेज को टैकल करने के लिए √3 कर हमारे पास ना 209.18 प्राइमरी एम्पेयर आ गए। समझ आ रहे हैं? ये पता ही होगा ना फॉर्मूला तो सबको, हाँ I/S/V वाला फॉर्मूला सिंपल, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या कह रहे हैं कि अब ना हमारे पास हम वैसे इसको 200 तो नहीं कर सकते ना, हमेशा ज़्यादा ही करनी होती है। तो जो मेजर पास आ रही है वो 250 वाली चीज़ है, तो हमने 250 कर लिया, ठीक है। और 250/5 का भी ये सीन है कि यूजुअली हम इतना 50 का डिफरेंस रखते हैं ना। 50 का डिफरेंस मैम ने कहा था कि अक्सर होता है। जैसे लड़के कहते हैं मैम एक में 50 है एक में 100 है, उन्हें थोड़ा पता नहीं, मुझे वो हो रहा है नॉस्टैल्जिया होता है। अच्छा खैर, इसमें ना इसकी टैब सुनाने के लिए हमने किया है 209.18, इसको जो इसका आ रहा था ना ये 50 से डिवाइड कर दिया, तो 4.18 एम्पेयर करंट इन द लेफ्ट हैंड रिस्ट्रेंट वाइंडिंग ऑफ द फिगर 9.1। तो अभी √3 से डिवाइड करके हमने इसको वो कर लिया है। तो ये देखो अभी इस वाली जो ये रिस्ट्रेंट वाइंडिंग थी ना, IA माइनस IB वटेवर, अभी देखो एक फेज को डील करते हैं हम सॉल्व करते हुए। तो उसमें वो कह रही है कि 4.18 आ गया, 3 फेज में बराबर है, तो वो जाहिर सी बात है वो डेल्टा में कनेक्टेड है तो सब में ही जाएगा। बाकी IL है, IL क्या चीज़ थी यहाँ पे लिखी ना, IL एंड TLR सेकेंडरी करंट, IL एंड TLR सेकेंडरी करंट एंड रिलेटेड। अच्छा IL जो है ना वो सेकेंडरी करंट है, लो साइड पे हमारे पास जाहिर सी बात है, तो उसकी भी 5000 MV √3 मल्टीप्लाइड बाय 69 सेकेंडरी साइड पे था, उसकी प्राइमरी वोल्टेज आ गई। अब 418 था, इसको 450 भी कर सकते थे, ठीक है। तो ऊपर वाले में हमने 50 का डिफरेंस रखा है, और फॉर द रीजंस अननोन मैम ने इसकी बताया नहीं है कि जितना भी आप, मैम ने कहा था मैं आपके मार्क्स नहीं काटूंगी, आप जितना भी रख लें, लेकिन देखो इन्होंने ना 418 के बाद 450 चूज करने के बजाय ना, वो 450 से अगर 5 करते तो वो बन जाता 9 बन जाता ना। तो उन्होंने ना बड़े इवन इवन चल रहे हैं, तो उन्होंने 418 के बजाय 5 ये वाला चूज किया है, तो इसका मतलब 100 का डिफरेंस आ गया, ठीक है, रेशो। तो अब इसमें 100 का आया था तो इसको 100 से डिवाइड किया है, तो ये 4.18 वट एवर इन द 69 kV सिटी सेकेंडरी, ठीक है, ये बन गया 418। इसको हमने मल्टीप्लाइड, सही 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 सही। इसको मल्टीप्लाइड बाय √3 हमने क्यों किया है, क्योंकि ना ये पता नहीं मैम ने सवाल पूछा तो जिसका महद ने जवाब दिया था कि इस वजह से किया है √3 से मल्टीप्लाई के, ये वाले हमारे पास जो सिटीज है ना ये वो कनेक्टेड हैं, बाय कनेक्टेड हैं, इस वजह से किया है कि वो एक न्यूट्रल भी होती है ना उसकी, तो उसके लिए पता नहीं इसका क्या था, एलिसन तुम्हें पता होगा। नहीं मुझे अच्छा नहीं पता। अच्छा, अब फर्दर देखो IH भी हमारे पास निकल आया है और IL भी निकल आया है, ठीक है। तो ये इन दोनों को डिवाइड कर दो, 4.18 डिवाइडेड बाय 7.25, तो ये हमारे पास एक रेशियो आ गई है। और इसी तरह ना टैप्स में क्या है 5 और 9, सपोज द पर्टिकुलर रिले यूज द पॉसिबिलिटी ऑफ, अच्छा ये ना मैम ने कहा था ये इन्होंने अपने आप से ली है ये, ठीक है ना, 5 और 9 अच्छा चलो ये आ गया। अच्छा ये वैसे कैसे आया होगा, इकरा कितना रह गया? कितने रह गए हैं क्या मतलब, पता नहीं, ये खत्म होने वाला है ये। अच्छा फिर ना ये 5 और 9 खुद से दिया हुआ था। टी का मतलब क्या है, टी है क्या? T ये है रिले, रिले टी है रिले टैप एसोसिएटेड, जो उसके साथ रिले लगी हुई है ना उसके टैप्स हैं ऊपर, अच्छा रिले की भी टैप्स होते हैं ना वो जो जिसे मिस मैचिंग मैचिंग करने के लिए। ये 5 पॉइंट ये आ गया, तो फिर ना इसको हमें सिंपल जाके हमारे पास टी शी टी सब कुछ आ गया, तो इसको जाके इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया TH ओवर TL वाले में, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है ना वो ये आ गया 3.78%। तो इसका मैंने बताया था कि विद ट्रांसफॉर्मेड पेंसिल हैविंग परसेंटेज एक्यूरेसी, अच्छा अगर परसेंटेज की एक्यूरेसी 20% से लेकर 60% के बीच में आती है ना तो तब एक्सेप्टेबल है ये। लेकिन मैम ने कहा था कि आप लोगों ने ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं 10 to 50 करना है, वो मुझे भूल गया, तो कुछ उन्होंने कहा था कि कम से कम रखनी है ना, मिस मैचिंग है ना, तो मिस मैचिंग जितनी कम से कम हो उतनी अच्छी होती है। तो ये ना सेफ्टी मार्जिन रखा हुआ है, तो 3.7 का मतलब है कि अच्छी है, मतलब इतना ज़्यादा मिसमैच नहीं है, कम ही मिसमैच है, बस ये था। तो अब ये पता चल गया तो फिर सही हो बाकी गया। बाकी चीज़ें हो जाएंगी। और बाकी लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर थे, ये मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो इसमें पढ़ा ही नहीं है खैर आगे। और ये 9.8 यहाँ तक असल में आना है 9.8 एग्जाम्पल तक, तो इसी में उसको आगे सॉल्व किया गया उस वाली उसको। इसमें तो बस अभी मिसमैच बताया है ना, और ये जो 9.8 है ना इसे मिसमैच रिमूव करने का बताया है। अब वो खुद ही कर लो, ये देखो सब कुछ मिसमैच रिमूव करके ना एंड पे ये 0% अचीव हो गया,
तो मेजर ये गोल था ना। तो 9.8 एग्जाम्पल में ना पिछली वाली को लेके चलें और यहाँ तक के वो उसका मिसमैच रिमूव हो गया। ये करनी है साथ साथ के क्या करें? कर ले, आपको थोड़ा बहुत पता है ना, आप ही करें। मैंने नहीं पढ़ा जब तक इकरा मैंने सब। उधर, इकरा उधर रिंचा लोग बुला रहे हैं, रिंचा की दोस्त है, वो कह रही है थोड़ी देर के लिए कॉल पे आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, पेपर है फिर हम यार। पढ़ लेते हैं, आप जाएं। अच्छा अली हसन तुम ये इतनी देर में प्लीज करो ना, 9.8। तुम हमें बता दो ये। हाँ ये हाँ सही कॉल है, ऑन ही आप रहे, जाएं, हम कॉल थोड़ी देर पे में आते हैं। पढ़ के दोबारा समझाता हूँ। हाँ चलो हाँ ठीक। हाँ, हम 5 मिनट में आते हैं वापस। ओए ओए ओए, इसलिए मैं चेक करा था, शायद तुम सो ना गए हो। सोने लगा ही हूँ क्योंकि मेरी नींद से हालत खराब हुई। अभी क्या किए हो यार? अच्छा, इसमें क्या है?
आ गया समझ? अभी तो पढ़ ही रहा हूँ। यार सिर्फ ना वो बताओ, मतलब पढ़ते रहेंगे बाद में, सिर्फ बताओ कि वो मैथमेटिकल चीजें। मैथमेटिकल मुझे नहीं समझ आई ना, पढ़ के आएगी, या फिर अगर आपको नहीं आता तो बस फिर अपने यहाँ से आगे पढ़ लेते हैं खुद, फिर अगर समझ आ गया तो समझा देंगे। 1 मिनट में देखती हूँ, तुम भी देखो। यार 2:30 किधर से आया है ये? कौन सा वाला? स्टार्टिंग में 9.9 इक्वेशन। अच्छा यार इसमें ना सीन ही कोई और है, इसमें मल्टी वाइंडिंग कुछ लिया हुआ है ना, इसी वजह से सारे मसला और वो डिफरेंट चीजों पे अप्लाई करके देखेगा फिर मल्टी हम्म, वाइंडिंग। देखो रेटिंग्स 60 40 25 हर चीज की 3 3 ली हुई है। 60 40 25 एमबीए के हैं, उसके बाद उसकी 230 69 और 138 केवी वाइंडिंग्स की हैं। ये खुद ही कर लेते हैं यार कुछ इसका, जैसे भी न्यूमेरिकल कहाँ आएंगे, छोटा वाला आएगा तो ऊपर वाला ही आएगा ना, है ना, मिसमैच निकालें अगर हाँ आया तो। हाँ हाँ, खुद ही कर लेते हैं। हाँ, ये उसी तरह का लग रहा है, बस तीन तीन। ठीक है। हर चीज की 3 3 कर दी है, उसमें से जो बेस्ट वाला होगा उसमें जो मिसमैच कम आएगा उसको ले लेंगे एंड पे, कुछ ऐसा करना। हम्म। चलो सही है यार, अल्लाह हाफिज़। सही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।